हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के होनहार विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। पढ़ाई एकदम इंटरेस्टिंग वे में कीजिए और अपने आप पर भरोसा रखिए। आपने साल भर मेहनत की है, उसका परिणाम बहुत अच्छा ही होगा। हम हैं आपकी सपोर्ट के लिए। हर एक विषय की ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड की जाती है 100% फ्री। साथ ही साथ अभी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं परीक्षाओं से संबंधित कई तरह के वीडियोस, जिनमें रहेंगे सैंपल पेपर्स, मॉडल टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो इस तरह से आप अपनी परीक्षा की तैयारी करो और बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार करो ताकि आपको 100 में से 100 नंबर प्राप्त हो सके। हाँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई हिंदी में कैसे 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं। आ सकते हैं, ठीक है, आ सकते हैं और आपके जरूर आएंगे, बशर्ते कि आप मेहनत से इन द सेंस कि स्मार्टली अच्छे से आप पढ़ाई करोगे और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दोगे पढ़ाई के प्रति। समर्पित का अर्थ यह है कि आप सब कुछ भूल ना जाएं कि भाई खाना पीना छोड़ दिया, रेस्ट करना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, हम सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा बन जाएं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत अच्छे से सारे काम करना है, अपने आप को फ्रेश भी रखना है, रिफ्रेश भी करना है। इसके लिए आपको पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा ब्रेक भी लेना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आई हूं कक्षा 10वीं हिंदी मैग्नेट ब्रेन्स मॉडल पेपर सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड पेपर नंबर 4। इससे पहले हम पेपर 3 कर चुके हैं, 3 पेपर्स कर चुके हैं। आशा करती हूं आपने सभी को ध्यानपूर्वक देखा है और समझा है। साथ ही साथ इतना भी भरोसा है मुझे कि आप बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक देखते हैं और साथ ही साथ सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखिए बेटा, क्योंकि ये वो समय है जब आपको पढ़ाई करनी है। यहां मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स और ई बुक्स आ गई हैं, जिनमें मॉडल पेपर्स हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूरी हेल्प करने वाली हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, क्लिक कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, जिससे आपको इन बुक्स के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हो जाए और आप अपने हाथ में लेकर इन बुक्स को पढ़ सकते हो। हाँ बिल्कुल, आपके पास ये बुक्स पहुंचा दी जाएंगी। आप चाहें तो पीडीएफ फॉर्म में इनको पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो बुक्स भी ले सकते हैं। तो इसके लिए आप लिंक क्लिक कीजिए और उसमें जो भी फॉर्म दिया है उसको फिल कीजिए। तुरंत आपकी सहायता के लिए टीम उपस्थित होगी। अब हम चलते हैं आगे कि अब हम करते हैं क्वेश्चन पेपर की चर्चा। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही उसका परिणाम हमारे प्रति अधिक आएगा, वो भी सकारात्मक। जो भी हम कार्य करते हैं सिर्फ फल के आशा से कभी नहीं करना है। हमें ये नहीं करना कि हमारे अच्छे नंबर आए इसलिए हम पढ़ रहे हैं। हमें बस अपना कर्म करना है, कर्म करते जाना है, फल की चिंता मत करना। जब हम कर्म अच्छे से करेंगे तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम चलते हैं आपके क्वेश्चन पेपर का जो सबसे पहला पेज रहेगा, जो सामान्य निर्देश रहेंगे। अक्सर उनको स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है या फिर थोड़ा सा ध्यान दिया और पेज पलट लिया। क्वेश्चंस देखना है कौन से आए, क्वेश्चंस भी देख लेना। समय निर्धारित किया गया है आपको 3 घंटे और 15 मिनट का, जिसमें से आपके जो 15 मिनट हैं वो रीडिंग टाइम के लिए दिए हैं। 15 मिनट आपके रीडिंग टाइम का है और 3 घंटे आपकी राइटिंग स्किल का है। ठीक है, पूर्णांक है आपके 100, तो 3 घंटे 15 मिनट में आप 100 में से 100 नंबर लाएंगे, अवश्य लाएंगे, जरूर लाएंगे। देखते हैं, बस इनको ध्यानपूर्वक देखो, निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ो, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ो, सोच समझकर उत्तर या जो भी विकल्प रहेंगे उनको आपको फिल करना है, ताकि जो भी आप ओएमआर शीट फिल करेंगे उसमें गलती से भी गलती ना हो। क्योंकि जो भी आप सर्किल फिल कर दोगे, जो भी आप गोला भर दोगे, उसको आप फिर रब करने की कोशिश मत करना या खरोच कर मिटाने की कोशिश मत करना। यदि ऐसा करोगे तो वो और खराब होगा और आपकी जो शीट है वो रद्द कर दी जाएगी, अमान्य मानी जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना कि सोच समझकर उत्तर देना। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर लिखें। जरूरी नहीं है कि बुकिश लैंग्वेज आप लिखें, अपने शब्दों में उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा है, दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। इस तरह प्रश्न के समक्ष आपके अंक भी दिए जाएंगे। उत्तर देते समय परीक्षार्थी यथासंभव शब्द सीमा का ध्यान रखें। जितने शब्द लिखने को कहा जा रहा है उससे ज्यादा अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है।
यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। यदि कोई परीक्षार्थी 50 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो प्रथम 50 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा, प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, 50 प्रश्न आपको करना है। ओएमआर शीट की हम बात करें तो ओएमआर शीट में आपको 50 प्रश्न करना है। यदि आप 50 से ज्यादा करते हैं, आपको लगता है कि अरे मैंने पहले जो 50 किए थे उसमें 3-4 गलत लग रहे हैं तो मैं आगे वाले 50 कर दूं, नहीं, फिर वो आगे वाले 50 को काउंट नहीं किए जाएगा। प्रथम आपके जो भी 50 रहेंगे उनको ही काउंट किया जाएगा। 50 में से जितने भी आपके सही होंगे उतने आपको नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, जैसे 50 में आपके 46 या 46 सही हैं तो आपको 46 नंबर मिलेंगे, भले ही आपने 51, 52, 53 बिल्कुल सही की हो। समझ में आया? तो प्रथम जो 50 आप करेंगे उन्हीं को चेक किया जाएगा और उन्हीं के अनुसार आपको अंक प्राप्त होंगे। इनका उत्तर उपलब्ध कराए गए ओएमआर उत्तर पत्रक में दिए गए सही वृत्त को काले या नीले बॉल पेन से भरें। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, ठीक है, व्हाइटनर या तरल पदार्थ का ब्लेड, नाखून आदि का उत्तर पुस्तिका में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। ये आपकी ओएमआर शीट दी जाएगी, इसमें बॉक्सेस दिए रहते हैं। आपने अभी जो पेपर हुआ था, आपका सेंटअप एग्जाम हुआ था, उसमें भी आपको अनुभव मिल गया है कि किस तरह से आपको ओएमआर शीट फिल करनी है। उसमें अभी जैसा मैंने बताया कि जितने क्वेश्चन हैं, जैसे 50 प्रश्न आपको करना है, और यदि आपको लगता है कि मैंने जैसे आ बा सा दा, ठीक है, इस तरह से दिया है और आपको लगता है कि मैंने ये कर दिया है, ओहो ये गलत है, इसको काट दूं, इसको सही कर दूं, तो ना तो आपका ये चेक होगा ना ही आपका ये चेक होगा, उसको अमान्य घोषित कर दिया जाता है। और किसी भी तरह के व्हाइटनर या तरल पदार्थ का यूज मत करना। ब्लेड या नाखून से भी उसको खरोचने की जरूरत नहीं है, ये करने से आपकी ओएमआर शीट को रद्द किया जा सकता है। तो बहुत ही बुद्धिमानी से आपको परीक्षा देनी है बेटा। खंड बा में कुल 6 विषयनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक निर्धारित हैं। 6 विषयनिष्ठ सब्जेक्टिव प्रश्न है जिनमें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए उत्तर लिखना है। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। किसी भी तरह की, चाहे वो डिजिटल वॉच ही क्यों ना हो, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपके पास नहीं होना चाहिए। छोटी सी लापरवाही हमारी पूरी इतने वर्षों की मेहनत बर्बाद कर सकती है। तो इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। वैसे भी आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, अपने आप पर भरोसा है आपको, ये मैंने आपको लाइव क्लासेस में देखा है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। अपने आप को इसी तरह से आगे बढ़ाते हुए काम कीजिए, परीक्षा कीजिए और अच्छे अंकों से पास होकर मुझे बताइएगा। प्रश्न संख्या 1 से 60 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 60 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर उत्तर पत्रिका में चिन्हित करें। चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है, जो सच्चा लोकतंत्र है उसका पर्याय क्या है, सिनोनिम्स क्या है? पहला, क जाति प्रथा, ख सुशासन, ग भाईचारा, घ कानून व्यवस्था। एक सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? जाति प्रथा, सुशासन, या फिर भाईचारा या कानून व्यवस्था। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, मुझे भी यही लगा है कि भाईचारा, आपस में मिलजुल कर रहना ही एक सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है? अब तो मुझे ये उम्मीद हो चुकी है कि आप कई बार अभ्यास कर चुके हैं, तो आपने तुरंत इसका जो विकल्प है वो चुन लिया होगा। फिर भी मैं विकल्प पढ़ती हूं। पहला है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, या फिर ख जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ग एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, या फिर घ हु आर शूद्रास। बताइए। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा अंबेडकर जी के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट निबंध से लिया गया है, अर्थात इसी निबंध का वो अंश है। अंश है मतलब भाग है। अंश मतलब क्या होता है? भाग, टुकड़ा। ठीक है, तो इसी का वो हिस्सा है।
अगला है नलिन विलोचन शर्मा ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? का है रांची विश्वविद्यालय, खा पटना विश्वविद्यालय, गा मगध विश्वविद्यालय या फिर घा दिल्ली विश्वविद्यालय। नलिन विलोचन शर्मा जी ने एमए किया था पटना विश्वविद्यालय से, याद है आपको? बताइएगा मुझे कमेंट करके। अगला है नलिन विलोचन जी की मृत्यु कब हुई? का 1960, मृत्यु की बात की जा रही है। खा 1958, गा 1961, घा 1959। तो नलिन विलोचन शर्मा जी की मृत्यु हुई सन 1961 में। ठीक है, याद रखिएगा। अभी हमने क्या देखा था? उन्होंने एमए किया था पटना विश्वविद्यालय से। अब हमने देखा कि उनकी मृत्यु हुई सन 1961 में। अगला प्रश्न है रोमन लिपि क्या है? का सूत्र लिपि, खा चित्रलिपि, ग वर्णात्मक लिपि या घ अक्षरात्मक लिपि। बताइए रोमन लिपि क्या है? रोमन लिपि है वर्णात्मक लिपि। ठीक है, ठीक है, याद रखोगे। रोमन लिपि जो है वो कैसी लिपि है? वर्णात्मक लिपि। क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? पहली बात तो आपको पता है ना इसका साउंड कैसे किया जाता है? ये जो है आधा क प्लस क्ष, ठीक है, तो बन जाता है क्ष। क्या ये ऐसे बनता है? तो क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? क मूल स्वर, ख घोष वर्ण, ग संयुक्त वर्ण या फिर घ तालव्य। क्ष जो है वो संयुक्त, क्योंकि इसमें दो वर्णों के मेल से ये क्ष बना है। एम आई राइट? क्या मैं सही हूं? तो मुझे आप फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या ये सही है? बताइएगा जरूर। है ये संयुक्त वर्ण। अगला है स्थिर, कौन सी संज्ञा है स्थिर? क जातिवाचक, ख भाववाचक, ग समूहवाचक या घ द्रव्यवाचक। स्थिर, क्या प्रश्न पूछा है सच में। स्थिर कौन सी संज्ञा है? कैसे पता लगाओगे कि स्थिर कौन सी संज्ञा है? अच्छा, आपने उत्तर दे भी दिया। भाववाचक कैसे? स्थिरता। अब स्थिरता, अब यदि गति का पूछते या और किसी बात के पूछते तो स्थिर क्या है? एक भाव है। अपने मस्तिष्क को स्थिर कीजिए, अपने आप पर नियंत्रण कीजिए, तो ये भाव ही तो है, इसलिए भाववाचक के अंतर्गत आएगा। घी कौन सी संज्ञा है? घी, तेल, दाल, चावल। ओके, क व्यक्तिवाचक, ख जातिवाचक, ग भाववाचक या घ द्रव्यवाचक। तो घी है आपका द्रव्यवाचक। जो भी धातुएं हों, अधातुएं हों या पदार्थ हों जो किसी भी शेप में ढाले जा सकते हैं, लकड़ी, लोहा, सोना, चांदी, दाल, चावल, घी, तेल, ये सब के सब आ जाते हैं द्रव्यवाचक में। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? बताइए किसे मिला था? क वॉरेन हेस्टिंग्स को, ख विल्हेल्म मूलर को, ग फ्रेडरिक मैक्स मूलर को या फिर घ इनमें से कोई नहीं। इन्हीं में से है। कौन है? ऐसा तो नहीं कि इनमें कोई हो ही ना, है भाई। वॉरेन हेस्टिंग्स को मिला था सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा। अगला प्रश्न है भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? क्या पूछा है? भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? जी हां, भाषा में भी विज्ञान है, तथ्य है, फैक्ट है,
जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि लिखा है का और हम उसको और कुछ साउंड करें। का है तो का ही साउंड होगा, बा है तो बा ही बोला जाएगा, सा है तो सा ही बोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि कभी इसको का बोल दिया जाता है, कभी इसी को सा बोल दिया जाता है, ऐसा नहीं है। जो है सो है। अब बताइए कौन सी भाषा सबसे अहम है? संस्कृत भाषा। जी हाँ, भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें से का अंग्रेजी, खा ग्रीक, गा संस्कृत और घा लैटिन। तो संस्कृत भाषा ही सबसे अहम है, क्योंकि संस्कृत भाषा ही सभी अत्यधिक जो भाषाएं हैं उनकी जननी है। अत्यधिक अधिकतर भाषाओं का जो जन्म हुआ है वो इसी भाषा से हुआ है। हिंदी हो, यस, मराठी हो, कई भाषाओं की जननी कहलाती है। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा है? का है ग्रीक को, खा लैटिन को, गा संस्कृत को, घा फारसी को। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। संस्कृत को ही सबसे प्राचीन भाषा कहा गया है। ठीक है। देवताओं के राजा का वज्र कौन सी मुनि की हड्डियों से बना है? हाँ बताइए, क्या कोई ऋषि थे, क्या कोई मुनि थे जिनकी अस्थियों से? तो का राधे श्याम मुनि, खा नारद मुनि, गा दधीची मुनि या कपिल मुनि। तो दधीची ऋषि या दधीची मुनि थे, उन्हीं की अस्थियों से वज्र का निर्माण किया गया था जब देवासुर संग्राम हुआ था और देवताओं में त्राही त्राही मच गई थी, क्या करें क्या ना करें। तब एकमात्र उपाय था कि मुनि दधीची यदि अपनी अस्थियों से, मतलब यदि उनकी अस्थियों से एक वज्र का निर्माण किया गया तभी असुरों से विजय प्राप्त की जा सकती है। तो उन्होंने सबकी भलाई के लिए अपने आप को ही समर्पित कर दिया। अगला प्रश्न है, कल्पलता किसकी रचना है? का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, खा गुणाकर मूले जी, गा अशोक वाजपेयी जी या घा महात्मा गांधी जी। कल्पलता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कल्पलता। ठीक है। उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा, बताइए। हाँ याद आया कुछ? हमने पढ़ी थी संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। तो जो भी ये जो होता है ये किस में परिवर्तित हो जाता है? हाँ, ये किस में चला जाता है? ये आधेता में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा कुछ है। तो देखते हैं, का है उद प्लस जल, खा है उद प्लस ज्वल, गा है उत प्लस जल या घा उत प्लस ज्वल। तो ये जो है यही होगा इसका सही, उत प्लस ज्वल, उज्जल। तृष्णा में कौन सी संधि है? तृष्णा, बताओ, तृष्णा कौन सी संधि है? का स्वर संधि, खा विसर्ग संधि, गा व्यंजन संधि या घा इनमें से कोई नहीं। अब यह विकल्प तो हम चुन ही रहे हैं कि हाँ बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है कि ये संधि है। क्या आप में से, हाँ राजीव, मुन्ना, आप लोग बताइए कि यदि जो हम यहाँ पर टिक करने वाले हैं कि ये व्यंजन संधि है, अब मुझे आप कमेंट में बताइए कि क्यों तृष्णा व्यंजन संधि के अंतर्गत है। मैं आप लोगों से कह रही हूँ, मुझे कमेंट में चाहिए आपका उत्तर कि क्यों ये तृष्णा व्यंजन संधि के अंतर्गत है। अगला है प्रश्न, सदाचार में कौन सी संधि है? सद प्लस आचार, सत प्लस आचार, सत प्लस आचार। ठीक है, सत आचार। का व्यंजन संधि, खा स्वर संधि, गा विसर्ग संधि और घा है इनमें से कोई नहीं। सो सदाचार में है व्यंजन संधि। क्यों है व्यंजन संधि? यदि स्वर संधि है तो क्यों है, व्यंजन संधि है तो क्यों है, मुझे इसके कारण आप लोगों से चाहिए। तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। तिरस्कार जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद कैसे होगा?
का है तिरस धनकार, तिरह धनकार, तिह धनकार या तिर धनकार। हमने स्वर संधि पढ़ी है, हमने व्यंजन संधि भी पढ़ी है। तो तिरह जो आधा सा होता है वो विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है, हमने ये पढ़ा था, इसलिए यहां होगा तिरह धनकार। अगला प्रश्न है गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? का 1935, खा 1835, गा 1936, घा 1836। बताइए। गुणाकर मूले जी का जन्म हुआ था सन 1935 में। ठीक है, मैंने बार बार आपसे कहा है कि देखो क्या करो, आप जितने भी आपके सिलेबस के चैप्टर्स हैं उनकी एक टेबल बनाओ, तालिका बनाओ। कैसे करो कि एक आप अपनी कॉपी में इस तरह से आप एक टेबल बना लो। सबसे पहले आप लिख लो क्रम या जो संख्या रहता है 1 2 3 4 5 6। फिर यहां लिख लो आप सबसे पहले, ठीक है, पाठ का नाम, कवि का नाम, रचनाएं, जन्म, मृत्यु। यहां पर लिख लो आप पाठ का नाम। ठीक है, पाठ का नाम लिख लिया। फिर यहां पर आप लिखो कवि या लेखक का नाम, फिर उनका जन्म और मृत्यु की तिथि, फिर उनकी रचनाएं। बस इतना काफी है। ये टेबल आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाला है इस तरह के प्रश्नों के लिए। तो आप एक तरह से एक अपना अभ्यास भी कर लोगे, और जब कभी भी आपको पढ़ना होगा कि सब पेजेस पलटने की आवश्यकता नहीं होगी। परीक्षा से एक दिन पहले ये जो आपके नोट्स होते हैं ना, वो बहुत ही अधिक हेल्प करते हैं आपकी। तो एक टेबल बनाइए, और जो बना लेगा तो मुझे कमेंट में बताएगा कि हाँ हमने टेबल बना ली है सभी कवियों के नाम की, उनकी रचनाओं की, और जन्म और मृत्यु और उपलब्धियों की। ठीक है, कि कौन सा पुरस्कार कब मिला। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? का भीमराव अंबेडकर, खा ज्योतिबा फूले, गा राजगोपालाचारी, घा महात्मा गांधी। बिल्कुल सही जवाब है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही संविधान का जनक कहा जाता है। तो संविधान में उन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला प्रश्न है गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? किस भाषा में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की? का हिंदी, खा मराठी, गा बांग्ला या घा गुजराती। गुणाकर मूले जी की मराठी भाषा थी शिक्षा की। ठीक है, अगला प्रश्न है बहादुर का पूरा नाम क्या था? अब उसको बहादुर तो कहते थे, याद आया? बहादुर छोटा सा बालक जो नेपाल का था, घर से भागकर आ गया था, लेखक के घर में नौकर था वो। तो उसका पूरा नाम क्या था? का वीर बहादुर, खा शेर बहादुर, गा जंग बहादुर या घा दिल बहादुर। याद आया किसी को? बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। तो लेखक के घर में उसको सिर्फ बहादुर कहा करते थे। अगला प्रश्न है बहादुर किसकी मार से भागकर लेखक के घर आया था? कौन मारा करता था उसको? का है पिता, खा है मां, गा निर्मला या घा किशोर। तो यहां पर निर्मला तो लेखक की पत्नी जी थी, किशोर लेखक के पुत्र थे। अब बचे हैं पिता और मां। तो पिता तो उसके थे नहीं, तो मां की मार के कारण ही वो भागकर आ गया था। रात भर पेड़ पर बैठा रहा था और सुबह होते ही वहां से रवाना हो गया और आ गया लेखक के घर में और करने लगा वहां पर नौकरी। पंकज में कौन सा समास है? पंकज किसे कहते हैं? पंकज किसका पर्यायवाची है? कमल का। ओके, तो अब पंकज में समास कौन सा होगा? का द्वंद्व, खा द्विगु, गा कर्मधारय या घा बहुव्रीहि। पंकज में होगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि जो यहां लिखा है पंकज, सबसे पहले हम ये कहते हैं पंकज, इसका अर्थ क्या है भाई? कमल। तो ये किसी थर्ड उसकी ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, यहां कमल नहीं लिखा है, फिर भी सबको पता है कि ये कमल है। तो जो भी पद हो सामने, जो भी शब्द लिखा हो, उसका अर्थ वहीं ना लगाकर दूसरे किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा होता है, वहां आ जाता है बहुव्रीहि समास। जैसे मुरलीधर लिखा आता, तब भी कौन सा समास होता? बहुव्रीहि समास। क्यों?
क्योंकि मुरलीधर किसको कहा जा रहा है? श्री कृष्ण को। नीलकंठ आ जाता तब भी बहुब्रीही, क्यों? शिव को कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से जब भी कोई इस तरह के शब्द आ जाए, इस तरह के पद आ जाए आपके समक्ष जिनका अर्थ कुछ और ही है, दशानन रावण को कहा जाता है, वो भी बहुब्रीही समास होगा। समझ आया? तो इस तरह से आप बड़े ही सोच समझकर टिक कीजिएगा ऑप्शंस। और जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, ये आप हमेशा अपनी टंग पर रखो। अब त क द समास होते हैं 6। अव्ययी भाव समास, बहुब्रीही समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। अब तक दादा भूलने की बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है कि आप भूल जाओ। जब आपको 6 के नाम याद रहेंगे तो अव्ययी समास जिसका पूर्व पद अव्यय हो। अव्यय किसे कहते हैं? जो कभी भी परिवर्तित ना हो, जो कभी भी खर्च ना हो, अर्थात ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल के अकॉर्डिंग भी परिवर्तित ना हो। ऐसे कोई शब्द हैं जो कभी परिवर्तित ही नहीं होते, एज इट इज रहते हैं? बिल्कुल है। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रति कई शब्दों को मिलाकर बना सकता है, प्रतिदिन, प्रति एक, प्रत्येक, प्रतिवर्ष। ठीक है। बहुब्रीही जिसके दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा जाता है, कहे हम कुछ और रहे हैं, जैसे मुरलीधर हुआ। ठीक है, मुरलीधर यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? अर्थात कृष्ण की। तो जो यहां पर लिखा नहीं है फिर भी वो यहां पर होता है, वो बहुब्रीही होता है। तत्पुरुष में कारक विभक्तियां का प्रयोग किया जाता है। कारक विभक्तियां का, की, के, में, पर, सा, सी, के लिए, द्वारा, इन सब का। ठीक है, अब आते हैं हम कर्मधारय में। कर्मधारय और द्विगु समास भी इसी के भेद होते हैं, तो यहां भी कारक विभक्तियां होंगी ही। और बहुब्रीही और कर्मधारय में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। आई होप कि आपको जो भी कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया है। यदि नहीं हुआ है तो समास वाला वीडियो एक बार फिर से देखिएगा बेटा, उसमें और आपको क्लियर बिल्कुल पक्का पता चल जाएगा कि हाँ बा में मतलब बहुब्रीही समास में हम तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, जबकि यहां सिर्फ हम उन्हीं दोनों पदों के बारे में बताते हैं। जैसे नीलकंठ बहुब्रीही भी है और कर्मधारय भी है। अब आप कहोगे ये कैसे? ये है, यदि हम नीलकंठ का पूरी तरह से विग्रह करेंगे कि नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव, तो अब तो हो जाएगा बहुब्रीही। यदि हम लिख देंगे नीला है कंठ जो, सिर्फ जो पद लिखे हैं हमने उन्हीं की चर्चा की, तो वो हो जाएगा कर्मधारय। समझ रहे हो? द्विगु जिसका पूर्व पद होता है संख्यावाचक, जिसके पूर्व पद संख्या हो, जैसे पंचवटी, ठीक है, जैसे चौराहा। ठीक, तो इसमें संख्या होती है। द्वंद्व समास तो अलग ही समझ में आ रहा है कि द्वंद्व एकदम इक्वल, बराबर, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, माता पिता, सुबह शाम, दिन रात, इस तरह के योजक शब्दों का भी प्रयोग होता है। तो समास में कोई डाउट तो नहीं है? यदि हो तो मुझे बताइएगा। पंकज में कौन सा समास है? बहुब्रीही, क्योंकि लिखा यहाँ पंकज है लेकिन कहे हम क्या रहे हैं? अर्थ किसकी ओर जा रहा है? कमल की ओर, जबकि कमल तो यहाँ लिखा ही नहीं है। तो किसी थर्ड पद या तीसरे पद की ओर जहां संकेत होता है वहां होता है बहुब्रीही समास। बहुब्रीही है भाई, बहुत बड़ा है, इसलिए यहां पर बहुब्रीही समास है। क्लियर हुआ? चलो अगले प्रश्न की ओर चले। किस समास में पहला पद अव्यय होता है? अभी अभी हमने देखा था, का अव्ययी भाव, खा कर्मधारय, गा द्विगु समास या घा बहुब्रीही। तो अब भाई बात की जा रही है अव्यय की, तो पहला पद अव्यय होता है अव्ययी भाव समास में। यस, यही इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। धर्माधर्म में समास बताइए। धर्माधर्म, अब आप सोच रहे हैं ये क्या है? धर्माधर्म क्या होता है? सोचो जरा, क्या लिखा है यहां पर? लिखा है धर्म अधर्म। समझ में आया? क्या लिखा है? धर्म अधर्म। यदि इसको जोड़ा जाए तो वो हो जाता है धर्माधर्म। अब बताओ कौन सा समास है? द्वंद्व समास। वेरी गुड, आंसर होगा यही। ठीक, आगे बढ़े, चलते हैं आगे। हाँ, फिर से आ गया समास। प्राप्तांक में समास है। प्राप्तांक, पहले तो आप इसका विग्रह करके देखा करो। क्या है विग्रह? प्राप्त अंक, ऐसा। और किस तरह से होगा? चलो देख लेते हैं। का है अव्ययी भाव समास, खा है द्विगु समास, गा है द्वंद्व समास, या फिर घा तत्पुरुष। प्राप्त अंक, प्राप्तांक, क्या होगा इसका समास और क्यों होगा?
बताइए, अभी हमने समास के बारे में चर्चा की थी, तो इसका सही जवाब है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अगला प्रश्न है, साहित्य के निर्माण में किन की भूमिका निर्णायक है? क प्रतिभाशाली मनुष्यों की, ख भाग्यवादी मनुष्यों की, ग परिश्रमी मनुष्यों की, घ पूंजीपति मनुष्यों की। साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? क प्रतिभाशाली मनुष्यों की, ख भाग्यवादी मनुष्यों की, ग परिश्रमी मनुष्यों की, या फिर पूंजीपति मनुष्यों की। साहित्य के निर्माण की बात कर रहे हैं हम, तो साहित्य के निर्माण में तो प्रतिभाशाली मनुष्यों की ही आवश्यकता होगी, जो सृजनात्मक तरीके से अपने विचारों को साहित्य में पिरो सकें। ठीक है, तो यहां पर प्रतिभाशाली व्यक्तियों की ही आवश्यकता होगी। किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था? किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? का है सन 1915 की क्रांति थी क्या वो? खा है सन 1916 की क्रांति थी, गा है सन 1917 की क्रांति थी, या फिर घा सन 1918 की क्रांति? तो यहां पर रूसी और गैर रूसी जातियों के संबंध में बहुत बड़ा जो परिवर्तन हुआ था वो था 1917 की रूसी क्रांति। ऐतिहासिक डेट है ये। पंडित बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल थी? जित जित मैं निरखत हूं, याद है आपको? कहाँ है गायन, खा है भरतनाट्यम, गा है कथक, या फिर वादन? किस में बिरजू महाराज जी महारत हासिल किए हुए थे? तो कथक। ठीक है, कितने वर्ष की आयु में बिरजू महाराज नवाब के यहाँ नाचने जाते थे? जब वो कितने वर्ष के थे, जब नवाब के यहाँ, जब वो नवाब हुआ करते थे तो उनके यहाँ नाचने जाया करते थे? मात्र 6 वर्ष की आयु थी उनकी, छोटे से बालक थे, तब से वो बिरजू महाराज नवाब के यहाँ नाचने जाते थे। पूत के पांव पालने में दिखाई देने का सबसे बेहतरीन उदाहरण। उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा? उपसर्ग, उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में, मतलब प्रारंभ में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय क्या कहलाते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के, मूल शब्द के अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहां पूछा है उपसर्ग। उपासना में कौन सा उपसर्ग है? का उद, खा उप, गा अ, या घाती? स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं उप। निर्यात में कौन सा उपसर्ग है? निर्यात, उपसर्ग की हम बात कर रहे हैं। तो अब ऊपर लगा है रा, मतलब ये तो है आधा रा, तो क्या नी अकेला होगा, खा निस होगा, गा निर होगा, या उद होगा? तो तीसरा जो गा है वही उसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निखिल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? निखिल, का अकेला नी, छोटी नी की मात्रा, खा है निर, गा है आ, या फिर घा निस? तो इसमें होगा सिर्फ और सिर्फ नी धन खिल। ठीक है, निखिल। अगला है, परिकीर्ण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? परिकीर्ण, का दिया है परि, खा दिया है सिर्फ पा, गा है प्रा और घा है पर। तो इसमें भी आप बिल्कुल बिना समय बर्बाद किए उत्तर टिक कर सकते हैं कि परिकीर्ण में परि ही उपसर्ग है। कर्तव्य में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो कर्तव्य में क्या है? क ता, खा तव्य, गा इया, या घा अपिया? भाई दोनों तो बड़े अजीब से दिए हैं, यही लग रहा है तो यही लग रहा है तो यही है भाई। काथूसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। काथूसियन संप्रदाय याद है आपको? का है शत्रुज लॉ, खा है ला शत्रुग्रह,
गा है ला शत्रुज या फिर घा लाल शत्रुला। तो जो काथूसियन संप्रदाय था उसका ईसाई मठ जो था वो था ला शत्रुज। याद रखिएगा, ये सब आपको भ्रमित करने के लिए यहां पर दिए गए हैं, जबकि सही जवाब है ला शत्रुज। ठीक है, अगला प्रश्न है, नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है? नदी के किनारे भी नदी है। का है अज्ञेय जी की, खा अशोक वाजपेयी जी की, गा शांति प्रिय द्विवेदी जी की, या फिर घा विद्या निवास मिश्र जी की। नदी के किनारे भी नदी है। ये गद्य काव्य की कृति जो है वो अशोक वाजपेयी जी की है। नदी किनारे भी नदी है, अशोक वाजपेयी जी। अगला प्रश्न है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सेन साहब याद है, जिनका एक लौता बेटा था जिसका लाड़, और उसमें उन्होंने बहुत ही सिर चढ़ाकर रखा था। याद आए? जिनके पास एक कार थी जिसकी तरफ किसी को भटकने भी नहीं देते थे। तो सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? का गिरधर लाल को, खा खोखा को, गा मदन को, या फिर घा शेफाली को। तो उन्होंने बहुत अधिक फटकार लगाई गिरधर लाल को, जो कि उनके घर में चाकरी करता था, उसको बहुत फटकार लगाई। भाई मालिक थे, अपनी मालिक गिरी दादागिरी दिखाते रहते थे। अगला प्रश्न है, संतू भीगने से बचने के लिए कहां खड़ा था? का पेड़ के नीचे, खा मकान के नीचे, गा झोपड़ी के नीचे, या फिर घा इनमें से कोई नहीं। संतू भीगने से बचने के लिए खड़ा था मकान के नीचे। पिताजी किससे नाराज थे? संतू याद है आपको? का संतू मछली वाला चैप्टर, खा भग्गू, गा नरेन, या फिर घा मछली। पिताजी बहुत नाराज थे भग्गू से। एक मछली चुराकर, मतलब चुराकर नहीं, उसको जान बचाने के लिए बच्चों ने क्या सोचा कि इस मछली को हम और कहीं ले जाते हैं, बेचारी मारी जाएगी। भग्गू उनके पीछे पीछे भागा, तो पिताजी ने, वो जो घर का नौकर था भग्गू, उसकी खूब डांट लगाई। अगला प्रश्न है, यतीन्द्र मिश्र ने गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक कौन सी पुस्तक लिखी थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां याद है? यस, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां नौबत खाने में इबादत लिखा है यतीन्द्र मिश्र जी के द्वारा, जिसमें उन्होंने गायिका गिरिजा देवी के जीवन से संबंधित एक और बात की थी कि उन पर, जो गायिका गिरिजा देवी थी, उनके जीवन पर आधारित और संगीत साधना पर एक कौन सी पुस्तक लिखी थी? का है गिरिजा, क्या उनका जो नाम था उसी से उनकी पुस्तक थी या किताब थी, या फिर खा देवप्रिया, या गा सुजान रस, या फिर घा रश्मि प्रिय। तो गायिका गिरिजा देवी पर उन्होंने गिरिजा नाम से ही पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? का आड़ी, खा आ, गा अक, या घा आऊ। खिलाड़ी में का आड़ी शब्द का ही प्रत्यय शब्द का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। अभी आपके समक्ष आ रहे हैं सही शब्द, फिर सही वाक्य भी आएंगे, तो ध्यानपूर्वक इनको देखो और सही शब्द का चयन करो। का है मृत्युंजय, मृत्युंजय, ठीक है। खा है मृत्युंजय, गा है मृत्युंजय, या फिर घ मृत्युंजय। अंतर क्या है? देखो, अंतर है यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा, यहाँ पर तो सब कुछ गलत है। यहाँ पर मृत्युंजय, ओके, यहाँ पर ये बिंदी लगी है और यहाँ पर ये ना लगा है। अब जब आप मृत्युंजय पढ़ा होगा आपने, तो बताइए कौन सा वाला मृत्युंजय सही शब्द होगा? जो दो भ्रमित कर रहे हैं ना, उन्हीं में से एक सही है। अब आप सोचोगे कि पढ़ने में तो दोनों ही, ये वाले जो दोनों हैं वो पढ़ने में तो दोनों ही सही लग रहे हैं, हाँ भाई ये तो गलत है, लेकिन ये तो दोनों ही सही पढ़ने में आ रहे हैं, मृत्युंजय। लेकिन अब यदि हम बात करें तो यहां पर बिंदु वाला ही सही होता है। जब भी आपने देखा होगा मृत्युंजय, ऐसा देखा है क्या आपने? अब आप सोच रहे होंगे आधा ना क्यों नहीं, मृत्युंजय क्यों नहीं? तो अब कुछ जैसे हमने अंग्रेजी में पढ़े हैं शब्द,
कि भाई APPLE एप्पल, कुछ शब्द हमें सीखने होते हैं। अनुनासिक और अनुस्वार शब्द जानते हो ना आप, ठीक है, जिनका उच्चारण नाक से किया जाता है और जिनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, उन शब्दों को भी ध्यान से देखिएगा। और देखते हैं हम, निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। का है निंदशन, निंदशन। खा है निदर्शन, खा है निर्दशन, खा है निदशन, निंदशन, खा निदर्शन, गा निर्दशन या फिर घा निदर्शन। तो सही इसका है निदर्शन, निदर्शन, ठीक है, निदर्शन। अगला है, निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव करिए। अस्पृश्यता, बिल्कुल गलत। खा अस्पृश्यता, ये भी गलत। गा अस्पृश्यता, नो, ये भी गलत। घा है अस्पृश्यता, यही सही होगा, क्योंकि अस्पृश्यता जैसे छुआछूत की जो बात की जाती है उसमें तो ये भी गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये इसमें ये आया है तो ये भी गलत है, तो यही सही होना चाहिए, तो यही सही है। आगे चलते हैं। यतीन्द्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कर रहे हैं? यतीन्द्र मिश्र जी हैं जो विमला देवी फाउंडेशन है उसका संचालन कब से कर रहे हैं? का है सन 1998 से, खा सन 1999 से, गा 1915 से या फिर घा 1917। विमला देवी फाउंडेशन का निर्देशन संचालन वो कर रहे हैं सन 1999 से। अगला प्रश्न, गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए? गांधी जी ने शिक्षा शास्त्र में क्या लिखा है? का आर्थिक विकास, खा कृषि विकास, गा भौतिक विकास, घा चरित्र निर्माण। तो गांधी जी ने चरित्र निर्माण पर ही विशेष बल दिया है। अगला प्रश्न है, कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती? कोई भी संस्कृति है वो कब जिंदा नहीं रह सकती? का है अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना, दूसरों के बारे में मतलब दूसरों को स्वीकार ना करना, बहिष्कार करना। खा अगर वह दूसरों को स्वयं में समाहित करे, क्या वो तब जिंदा नहीं रहेगी? खा अगर वह अपनी प्राचीनता का त्याग कर दे, या फिर घा अगर वह नवीनता की प्राप्ति कर ले। तो कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती? अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे। तो हमें सभी संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए, सभी रीति रिवाजों का सम्मान करना चाहिए। जहां हमें लगता है कि हाँ ये ग्रहणीय है तो उनको ग्रहण भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने आप को तो श्रेष्ठ कहें और दूसरों की जो भी सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां, उनका हम बहिष्कार करें। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के प्रवर्तक थे? गा बंदा वैरागी, खा गुरु नानक, गा अर्जुन देव या घा गुरु गोविंद सिंह। तो इसके प्रवर्तक थे गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह तो 10वें गुरु थे। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने गुरु नानक की भेंट हुई थी? किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? का अकबर, खा शाहजहां, गा औरंगजेब या फिर घा बाबर। तो गुरु नानक जी की भेंट हुई थी बाबर से। अगला प्रश्न है, रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? रसखान का दोहा, खा सोरठा, गा कवित्त या घा सवैया। रसखान के सवैये, तो हो सकता है यही सही हो, तो बिल्कुल यही सही है। सवैया छंदी रसखान जी के प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। अभी हमने शब्दों को देखा, शुद्ध शब्दों को देखा, अब हमें यहां देखना है कि गलत या अशुद्ध वाक्य कौन सा है। मतलब अभी हम ये देखें कि शुद्ध कौन कौन से हैं, तो जो बच जाएगा वही अशुद्ध होगा। का एक चाय का प्याला लाओ, खा उसने भाषण किया, गा सभा में प्रत्येक सदस्य की यही राय थी। गलत, हमें अशुद्ध वाक्य छांटना है, शुद्ध नहीं अशुद्ध, ठीक है। मैं अपनी कलम से लिखता हूं, तो सही कौन कौन से लग रहे हैं आपको बताओ? सभा में प्रत्येक सदस्य की यह राय थी, सही है। मैं अपनी कलम से लिखता हूं, क्या सही है? उसने भाषण किया, सही है। एक चाय का प्याला लाओ, सही है। तो इसमें से अशुद्ध है एक चाय का प्याला लाओ। चाय का एक प्याला यदि लिखा होता ना, यहां पर पहले होता चाय का एक प्याला, तब वो सही होता। लेकिन यहां लिखा है एक चाय का, एक चाय कहां से होगी भाई? बाकी सब सही है, ठीक है, इसलिए यही अशुद्ध है।
निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। पुनः हमें देखना है कि अशुद्ध कौन सा है। का भारत के बहुत से वैज्ञानिक विदेश गए हैं। खा है आपके रुपए सा धन्यवाद प्राप्त हुए। गा ईश्वर के अनेकों रूप हैं। घा मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। तो अशुद्ध वाक्य है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ईश्वर के अनेकों रूप हैं। हाँ, ईश्वर के अनेकों रूप हैं या ईश्वर अनेक रूपों में है, क्या हो सकता है? इसका शुद्ध वाक्य लिखकर बताना। अगला है शुद्ध वाक्य, हमको छांटना है। का उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी। उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी। यहां पर आपको शुद्ध वाक्य छांटना है। दया मांगी या माफी मांगी या क्षमा मांगी, उन्हें समझ में आ जाएगा। बालक और बालिका एक साथ खेल रही है। मुझे अपनी पुस्तक देकर जाना। तो इसमें हमें शुद्ध वाक्य है मुझे अपनी पुस्तक देकर जाना, क्योंकि बालक और बालिका एक साथ खेल रही है, गलत है। उन्हें समझ में आ जाएगा, उसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसे समझ में, यदि यहाँ उसे होता तब ये सही होता, लेकिन ये भी गलत है। यहाँ खेल रही है गलत है, और यहाँ दया मांगी नहीं क्षमा मांगी होता, तो मुझे अपनी पुस्तक देकर जाना शुद्ध वाक्य है। जेल का लिंग निर्णय करें। जेल स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है? तो का पुल्लिंग, खा स्त्रीलिंग, गा उभयलिंग, या इनमें से कोई नहीं। जेल होती है या जेल होता है? बताओ। जेल यदि होती है तो स्त्रीलिंग होगा। यदि जेल गया, जेल, कारागार भी कहते हैं ना जेल को, तो कैसा लगता है आपको? पुल्लिंग लगता है। चलो आगे चलते हैं। सवैये में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? सवैया का मुक्ति की, खा भगवत प्राप्ति की, गा ब्रजभूमि निवास की, या फिर घा स्वर्ग प्राप्ति की। रसखान जिनका सैयद इब्राहिम मूल नाम था, जो कि दिल्ली के थे और ब्रजभूमि में जाकर बस गए थे, तो उनकी कैसी इच्छा प्रकट होती है ब्रजभूमि निवास की, कि वो हर स्थिति में श्री कृष्ण के निकट रहना चाहते हैं, ब्रजभूमि में ही अपने आप को रखना चाहते हैं। ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहू पुर को तज डारो। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए विसारो। ठीक है। प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा गया है? का रसखान को, खा प्रेम धन को, या फिर गा मंझन को, या घा घनानंद को। प्रेम की पीर का कवि कहा गया है घनानंद को, जो अपनी प्रेयसी से बिछड़कर विरह वेदना में उन्होंने रचना की थी, याद है? सुजान सागर के रचनाकार हैं। अभी आपका उत्तर मिल गया है, ये है घनानंद, जिनको प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो प्रेयसी थी सुजान, वो उससे दूर थे और उसी के विरह में उन्होंने सुजान सागर की रचना की। प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया? का नागरी नीरद, खा साहित्य नीरद, गा साहित्य सरस, घा नीरद नागरी। तो उन्होंने किया है नागरी नीरद। ठीक है। प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्र? नागरी नीरद। प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित हैं? बताइए। प्रेमघन की जो रचनाएं हैं वो का सर्वस्व सरिता, खा प्रेमघन काव्य, प्रेमघन व सर्वस्व, या फिर प्रेमघन साहित्य। तो उनकी जो रचना है वो प्रेमघन सर्वस्व से संग्रहित है। क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलते हैं हम खंड बा की तरफ, जो है गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हमें यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे, और जो अभी तक हम खंड आ जो कर चुके हैं उसमें आपने बहुत ही बुद्धिमानी से उत्तर दिए हैं, और जो आपको लगता है कि कहीं पर आपको भ्रमित कर रहे हैं उनका सही जवाब आप कमेंट में लिख सकते हैं, और जिनका समझ में नहीं आया है वो भी आप कमेंट में लिखिएगा। अपने विचारों को व्यक्त जरूर किया कीजिए। अच्छा लगता है मुझे जब आप अपने अपने रुझान देते हैं, जैसे राजीव के कमेंट मुझे हमेशा मिलते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि पूरी मतलब अपने लगन के साथ विद्या अर्जन करना एक विद्यार्थी की पहचान होती है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से यही अपेक्षा रखती हूँ कि आप सभी अपने अध्ययन पर पूर्ण रूप से ध्यान देंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। हम चलते हैं खंड बा की तरफ। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। अब हम गद्यांश पढ़ेंगे
और उनमें निहित जो प्रश्न आने वाले हैं उनका उत्तर भी हम देखने वाले हैं। का सोना की आज अचानक स्मृति हो जाने आने का कारण है। सोना की आज अचानक स्मृति हो आने का कारण है मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ वसु की पौत्री सुस्मिता ने लिखा है। गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरण मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे हैं, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल में संबद्ध रहने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। कृपा करके आप उसे स्वीकार करेंगी। सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी, क्योंकि आप जानती हैं मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी। सोना कौन है? सोना हिरण है। ठीक है, देखते हैं आगे। तो अब प्रश्न आ गए हैं कि सुष्मिता किन की पौत्री थी। सुष्मिता स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ वसु की पौत्री थी। सुष्मिता को किससे हिरण मिला? सुष्मिता को पड़ोसी से हिरण मिला। बीते कुछ महीनों में सुष्मिता क्या करने लगी थी? बीते कुछ महीनों में सुष्मिता हिरण से बहुत स्नेह करने लगी थी। विस्तृत स्थान किसके लिए चाहिए था? विस्तृत स्थान हिरण के लिए चाहिए था। कृपा करके आप स्वीकार करेंगी। किसने किससे कहा? कृपा करके आप स्वीकार करेंगी। सुस्मिता ने लेखिका से कहा था। चलते हैं आगे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की उत्कट अभिलाषा थी, मतलब उत्कट मीन्स एकदम बहुत ज्यादा इच्छा थी कि सिन्हा लाइब्रेरी के प्रबंध की उपयुक्त व्यवस्था हो जाए। ट्रस्ट पहले से मौजूद था, लेकिन आवश्यकता यह थी कि सरकारी उत्तरदायित्व भी स्थिर हो जाए। ऐसा मसविदा तैयार करना कि जिसमें ट्रस्ट का अस्तित्व भी ना टूटे और सरकार द्वारा संस्था की देखभाल और पोषण की भी गारंटी मिल जाए। अब यहां पर हाँ, आपका ये कहना है कि कुछ ऐसे साधारण से सिंपल सी शब्द लाए जाएं जिससे कि आपको समझ में जाए। तो बेटा मैं आपको कहूंगी कि जो भी गद्यांश आते हैं उनका आप जैसे किसी शब्द का अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो उसको एक बार पूरे सेंटेंस को पढ़ो, पूरे वाक्य को पढ़ो, आप स्वयं उसके अर्थ समझ पाओ। जैसे अब यहां पर लिखा है कि ट्रस्ट पहले से मौजूद था, लेकिन आवश्यकता यह थी कि सरकारी उत्तरदायित्व भी स्थिर हो जाए। ऐसा मसविदा तैयार करना कि जिसमें ट्रस्ट का अस्तित्व भी ना टूटे और सरकार द्वारा संस्था की देखभाल और पोषण की गारंटी भी मिल जाए। जरा टेढ़ी खीर थी, मतलब एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा मतलब प्लान करना, एक रिटर्न पत्र बनाना या उसके बारे में एक योजना बनाना बड़ा कठिन था। एक दिन एक चाय पार्टी के दौरान सिन्हा साहब मेरे मतलब जगदीश चंद्र माथुर पास चुपके से आकर बैठ गए। सन 1949 की बात है। मैं नया नया शिक्षा सचिव हुआ था, लेकिन सिन्हा साहब की मौजूदगी मेरी क्या हस्ती। इसलिए जब मेरे पास बैठे और जरा विनीत स्वर में उन्होंने सिन्हा लाइब्रेरी की दास्तान कहनी शुरू की तो मैं सकपका गया मतलब मैं थोड़ा सा घबरा गया और मन में सोचने लगा कि जो सिन्हा साहब मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और गवर्नर तक से आदेश के स्वर में सिन्हा लाइब्रेरी जैसे उपयोगी संस्था के बारे में बातचीत कर सकते हैं, वह मुझ जैसे कल के छोकरे को क्यों सिर चढ़ा रहे हैं। जब हमसे कोई बड़े हों, प्रसिद्ध व्यक्ति हों और हमसे बहुत अच्छे से वो विनम्रता पूर्वक बात करें तो हमें ही हम पर डाउट होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या बात है। तो ऐसा ही लेखक को भी लगा। उस वक्त तो नहीं, किंतु बाद में गौर करने पर दो बातें स्पष्ट हुई कि आखिर क्या बात थी। एक तो यह कि मैं भले ही समझता रहा हूं कि मेरी लल्लो चप्पो हो रही है, किंतु वस्तुतः उनका विनीत स्वर उनके व्यक्तित्व के उस साधारणतया अलक्षित और आर्द्र पहलू की आवाज थी जो पुस्तकों तथा सिन्हा लाइब्रेरी के प्रति उनकी भावुकता के उमड़ने पर ही मुखरित होता था। कोई भी व्यक्ति जो मधुर भाषी होता है, जो विनम्र होता है, वो किसी से भी ये नहीं सोचता कि मेरे सामने है कौन। उसका जो रवैया होता है ना, वो सबके समक्ष समान होता है। ऐसा नहीं है कि कोई उससे बड़ी ओहदे या बड़े पद के हैं तब वो विनम्र होगा, उससे कोई निम्न कैटेगरी इन द सेंस की कोई निम्न कोटि का बैठा है, उससे उम्र आयु में कम है या उससे कम पढ़ा लिखा है, तो उसके सामने उसका रवैया कुछ और होगा। जो विनम्र होते हैं वो सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। ऐसा ही था इनके साथ। पहला प्रश्न है, सिन्हा साहब लाइब्रेरी के लिए किसका मसविदा करना चाहते थे। सिन्हा साहब लाइब्रेरी के लिए ऐसा मसविदा करना चाहते थे जिसमें ट्रस्ट का अस्तित्व भी ना टूटे और सरकार द्वारा संस्था की देखभाल और पोषण की भी गारंटी मिल जाए। माथुर साहब क्यों सकमा खा गए थे?
सिन्हा साहब ने जब विनीत स्वर में सिन्हा लाइब्रेरी की दास्तान कहनी शुरू की तो माथुर साहब तो सकपका गए। ऐसा लगा कि अरे ये क्या हो रहा है भाई, ऐसा कैसे हुआ? हाँ, कोई इतना उच्च कोटि का व्यक्ति मुझसे इतने विनम्रता पूर्वक कैसे बात कर सकता है? तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगा। अगला प्रश्न है, सिन्हा साहब किनके साथ और किस लिए आदेशात्मक स्वर में बात कर सकते थे? तो सिन्हा साहब मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और गवर्नर तक से सिन्हा लाइब्रेरी जैसी उपयोगी संस्था के बारे में आदेशात्मक स्वर में बात कर सकते थे। अर्थात जो सिन्हा साहब थे वो बहुत ही प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। तो इसलिए इनको लगा था माथुर साहब को कि ये मुझसे इतने अच्छे से बात क्या कर रहा है, क्या कारण है। लेकिन पता चला कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो ना बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका मेरो बोल। जो अच्छे और सच्चे और विनम्र व्यक्ति होते हैं उनका व्यवहार, उनका रवैया सबके प्रति सेम रहता है। अगला प्रश्न है, माथुर साहब जिसे लल्लो चप्पू समझते थे वह वास्तव में क्या था? लल्लो चप्पू मतलब यूं ही ऐसे ही थोड़ा सा कहते हैं मक्खन घी लगा रहे होंगे, छोटी ऐसे ही प्यार भरी बातें कर रहे होंगे, मतलब ऐसे ही मुंह चुपड़ी बातें कर रहे होंगे। माथुर साहब जिसे लल्लो चप्पू समझते थे वस्तुतः वह उनकी सिन्हा लाइब्रेरी के प्रति भावुकता थी। ठीक है, लल्लो चप्पू नहीं कर रहे थे वो। अगला प्रश्न है, कब और कौन नए नए शिक्षा सचिव हुए थे? सन 1949 में माथुर साहब जगदीश चंद्र माथुर नए नए शिक्षा सचिव हुए थे और इन्हीं को सिन्हा साहब का जो व्यवहार था वो बड़ा अजीब सा लगा। लेकिन जब पता चला कि वो लाइब्रेरी के प्रति कितने डिवोटी हैं, कितने समर्पित हैं, तब उनको सही बात समझ में आ गई थी। क्लियर हुआ? ओके, चलो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न को 2 अंकों का होगा। अब देखते हैं। कहा है, वृक्ष की बाहरी छाल के नीचे वाली स्नायविक शिराओं में यंत्र लगाने पर वृक्षों के हृदय की धड़कन रिकॉर्ड की जा सकती है। मनुष्य की तरह ही वृक्षों में भी नाड़ी का स्पंदन होता है। नाड़ी समझते हो आप? ये जो डॉक्टर्स हमारी नब्ज चेक करते हैं ना कि भाई हाँ 1 मिनट में कितने बार होना चाहिए, 72 बार, 72 टाइम्स हमारी धड़कन चेक की जाती है यहाँ से, तो उसको नाड़ी भी कहते हैं। तो मनुष्य की तरह ही वृक्षों में भी नाड़ी का स्पंदन होता है। ठीक है, लेकिन अत्यधिक धीमी गति से 1 करोड़ गुना बढ़ाकर ही यंत्र द्वारा उसकी गति को ग्राफ के रूप में अंकित किया जा सकता है, क्योंकि उनका जो स्पंदन होता है वो बहुत धीमा होता है। लगभग 1 मिनट में 1 बार ही वृक्ष के स्नायु धड़कन के रूप में विस्तार और संकुचन की क्रिया पूरी करते हैं, जबकि हमारा 1 मिनट में 72 बार होता है और वृक्ष का सिर्फ 1 बार। अगर वृक्ष के पानी में कपूर या कैफीन मिला दी जाए तो देखिए कि मनुष्य के हृदय पर इन पदार्थों का जैसा प्रभाव पड़ता है, वृक्ष के हृदय पर भी वे वैसा ही प्रभाव डालते हैं। क्या बात है! कपूर या कैफीन, यदि जिस वृक्ष का हम पानी डालते हैं किसी पौधे पर, तो यदि ये मिलाकर डाला जाए तो उसका प्रभाव उसी तरह पड़ेगा जिस तरह की हम पर पड़ता है, मनुष्यों पर पड़ता है। उसकी गति एकाएक तेज हो जाती है और वह जोर से धड़कने लगता है। और अगर कपूर और कैफीन जैसे उत्तेजक पदार्थों की जगह पानी में विष या अधिक मात्रा में क्लोरोफॉर्म मिलाकर जड़ में डाल दें तो ग्राफ की रेखाएं एक मृत्युग्रस्त मानव की पीड़ा जैसा आभास देती हैं। वाओ, समझ में आया कि वृक्ष और मानव, क्यों हम उनको कहते हैं कि वृक्ष के नीचे आप जाकर शांतिपूर्वक बैठें, वो भी आपको ऊर्जा प्रदान करता है। उसके प्रति हमें समर्पण भाव रखना चाहिए, स्नेह की भावना रखना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ? देखो और पढ़ें। वृक्ष के हृदय का स्पंदन रुक जाता है, धड़कन रुक जाती है और प्लेट पर सुई ऊंची नीची रेखाएं अंकित करने की जगह धीरे धीरे एक सीधी रेखा खींचने लगती है। जैसे हार्ट बीट्स है ना, जब इस तरह से हमारे दिल की धड़कन जब चल रही होती है तो ऐसे जाता है ना ऊपर नीचे, और जैसे ही ऐसा गया मतलब सब कुछ रुक जाता है। तो ऐसा ही पेड़ों के साथ भी होता है। ऊंची नीची रेखाएं अंकित करने की जगह धीरे धीरे एक सीधी रेखा खींचने लगती है यदि उनके साथ कुछ ऐसे विष या अधिक मात्रा में क्लोरोफॉर्म डालकर जड़ में किया गया हो। ठीक है, लेकिन जब तक वृक्ष में जीवन का कुछ भी अंश शेष रहता है,
यह रेखा बीच बीच में कुछ ऊंची नीची होती जाती है, मानो जिस वृक्ष की जहर देकर हत्या की गई है वह जीवन के लिए अंतिम संघर्ष कर रहा हो और उसमें रह रह कर बुझते जीवन की लौ चमक उठती हो। कुछ देर बाद सुई का ऊपर नीचे उठना बंद हो जाता है और वृक्ष की सूचना देने वाली सीधी रेखा खिंच जाती है। आचार्य वसु ने अपने परीक्षणों से चर जगत के प्राणियों से उद्भिज प्राणियों की समानता सिद्ध करके वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के नए क्षितिज खोल दिए थे। रिसर्च करके उन्होंने ये पूरे विश्व को ये समझा दिया था कि जो भी वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, वो भी मनुष्यों की तरह जीवन जीते हैं। अपने इस कार्य से वे विज्ञान के क्षेत्र में सदा अमर रहेंगे। अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। पहला है, उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है जगदीश चंद्र बासु का वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान। यस। अगला है, किसने वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के नए क्षितिज खोल दिए? तो आचार्य जगदीश चंद्र बसु ने वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के नए क्षितिज खोल दिए। तीसरा प्रश्न है, वृक्षों के हृदय की धड़कन किस प्रकार रिकॉर्ड की जा सकती है? तो वृक्ष की बाहरी छाल के नीचे वाली स्नायविक शिराओं में यंत्र लगाने पर, जो बाहरी छाल रहती है ना, जैसे वृक्षों में मान लीजिए ये वृक्ष है, तो इसकी जो बाहरी छाल है उसको पहले हटा दिया जाए, फिर उसके नीचे यंत्र लगाने पर वृक्षों के हृदय की धड़कन रिकॉर्ड की जा सकती है। वृक्ष के पानी में कपूर या कैफीन मिला दी जाए तो क्या होगा? पढ़ा था हमने, क्या होने लगता है? यदि वृक्ष के पानी में कपूर और कैफीन मिला दिया जाए तो अचानक उसकी गति तेज हो जाती है और वह जोर से धड़कने लगता है। मनुष्य के हृदय पर जैसे इन पदार्थों का प्रभाव पड़ता है कपूर या कैफीन का, उसी तरह से वृक्ष के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। वृक्षों की नाड़ी का स्पंदन ग्राफ के रूप में किस प्रकार रिकॉर्ड किया जा सकती है? वृक्ष की बाहरी छाल के नीचे वाली स्नायविक शिराओं में यंत्र लगाने पर वृक्षों के हृदय की धड़कन रिकॉर्ड की जा सकती है, क्योंकि मनुष्य की तरह ही वृक्षों में भी नाड़ी का स्पंदन होता है, धड़कती है, ठीक है, लेकिन अत्यधिक धीमी गति से 1 करोड़ गुना बढ़ाकर ही यंत्र द्वारा उसकी गति को ग्राफ के रूप में अंकित किया जा सकता है। पहले उसको बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि जैसे मनुष्य का जो स्पंदन होता है, जो धड़कन रहती है, वो 1 मिनट में 72 टाइम होता है, लेकिन वृक्ष का 1 मिनट में सिर्फ 1 ही बार होता है, तो उसका स्पीड बढ़ा दिया जाता है, तब जाकर उसका सही पता चलता है। नेक्स्ट है, भोजन संबंधी भूलों में सबसे बड़ी भूल बिना भूख के खाना है। बेटा याद रखना कि भोजन संबंधी भूलों में यदि बात की जाए तो सबसे बड़ी भूल है बिना भूख के खाना। यदि भूख नहीं है और हम खा लेते हैं कभी कभी कि चलो काम ही है, इसको भी कर ही लेते हैं, तो उसका हमारे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बिना भूख भोजन करना हमारे शरीर के साथ अपराध करना है। प्रायः लोगों का विचार है कि अधिक खाने से शरीर हिष्टपुष्ट होता है और कम खाने से शरीर कमजोर हो जाता है। यह धारणा बिल्कुल गलत और स्वास्थ्य के नियमों का ज्ञान न होने का सूचक है। यदि कोई सोचता है कि मैं अधिक खाऊंगा तो अच्छा हेल्दी रहूंगा, और कोई सोचता है मैंने कम खाया इसलिए मैं कमजोर हो गया, यदि ऐसी विचारधारा है तो साफ साफ कहा है कि ये धारणा बिल्कुल गलत है और स्वास्थ्य के नियमों का ज्ञान ना होने का सूचक भी है। सभ्य समझी जाने वाली जातियों में यह प्रथा अधिक प्रचलित है। यही कारण है कि उनमें अपच का रोग बहुत अधिक होता है। भूख नहीं है, नहीं मुझे तो ज्यादा खाना है क्योंकि मुझे हेल्दी रहना है, मुझे हिष्ट-पुष्ट रहना है, मुझे ज्यादा खाना होगा। कुछ नहीं, मुझे भोजन छोड़ देना है क्योंकि मुझे अपना वेट कम करना है। तो ये सब इसलिए दिया है कि सभ्य समझी जाने वाली जातियों में, जो तथाकथित अपने समाज में बड़े लोग समझे जाते हैं, उनके बीच में ये मानसिकता ज्यादा पाई जाती है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भूख ना लगने पर भी भोजन करता है। अन्य कोई प्राणी बिना तेज भूख लगे भोजन नहीं करता है। अर्थात सिर्फ मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो बिना भूख के भी भोजन कर लेता है। कई सहस्त्र, कई हजार व्यक्ति भोजन केवल एक बार करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति केवल अभ्यासवश भोजन करते हैं और वे प्रायः उसे अपना कर्तव्य समझते हैं। भोजन को कभी कर्तव्य नहीं समझना चाहिए और ना ही उसका अभ्यास डालना चाहिए कि मुझे खाना है इसलिए मैं खा रहा हूं, मुझे काम करना है, चलो भाई खाना खा लेते हैं क्योंकि वो भी तो एक काम है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। भोजन जब अच्छा नहीं लगता तब वह लाभप्रद भी नहीं होता। हम
जो कुछ खाते हैं उसी से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। अतः भोजन ऐसा होना चाहिए जो संतुलित हो, ताजा हो और शीघ्र पच जाने वाला हो। ऐसे भोजन से ही हम दीर्घजीवी, स्वस्थ और निरोग रहते हैं। आपने सुना ही होगा, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास भी होता है। तो हमें अपना भोजन, अपना खान पान बहुत ही शुद्ध और संतुलित रखना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए हम कुछ भी अटर पटर चटर पटर खाए जा रहे हैं और फिर हेल्थ से रोए जा रहे हैं कि अब क्या करें, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, देखो पहला प्रश्न आया है कि गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक होगा भोजन संबंधी भूल। कौन सी है सबसे बड़ी भूल? बिना भूख लगे भी भोजन कर लेना। भूख है तभी खाना चाहिए। भोजन कब करना चाहिए? भोजन तब करना चाहिए जब भूख लगी हो। बिना भूख के भोजन करना हानिकारक होता है। उससे बदहजमी और अपच का रोग भी हो जाता है। यह शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। यदि हमने बिना भूख का भोजन कर लिया तो वो भोजन हमारे शरीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला और कोई लाभ भी नहीं पहुंचाने वाला, हाँ हानि जरूर पहुंचा देगा। कौन से लोगों में अपच का रोग अधिक होता है? सभ्य समझी जाने वाली जातियों में यह धारणा प्रचलित है कि अधिक खाने से शरीर हिष्ट-पुष्ट होता है, कम खाने से शरीर कमजोर हो जाता है। अतः वे भूख न लगने पर भी भोजन करने लगते हैं। इसलिए इन लोगों में अपच का रोग भी अधिक होता है। कभी ये बीमारी तो कहीं वो बीमारी, बीमारियां लगी रहती हैं। भोजन कब अच्छा नहीं लगता? अच्छा ना लगने पर भी भोजन करना क्यों हानिकारक होता है? जब भूख नहीं लगी हो तब भोजन अच्छा नहीं लगता है। कितने भी अच्छे व्यंजन हमारे सामने रख दें, यदि हमें भूख नहीं है तो हमें कुछ ना कुछ उसमें कमी नजर आएगी। एक कहावत भी है कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। हाँ, भूख मीठी कि भोजन मीठा। भैया भूख मीठी होती है। जब भूख लगी होगी ना तो कोई भी भोजन हम बड़े स्वाद के तरीके से खाएंगे, और भूख नहीं होगी तो 56 भोग भी हमारे सामने रख दिए जाएंगे, हमें उसमें स्वाद नहीं आएगा। जब भूख ना लगी हो तब भोजन अच्छा नहीं लगता। भोजन चाहे कितना भी अच्छा और बढ़िया क्यों ना हो, उसका वास्तविक आनंद तभी लिया जा सकता है जब भूख लगी हो। भोजन तभी लाभदायक होता है जब वह अच्छा लगे। ओ वाओ! भोजन कब करना चाहिए? जब भूख लगी हो। जब भूख लगेगी तो भोजन अच्छा लगेगा, और जब भोजन अच्छा लगेगा तो वो हमारे शरीर के लिए लाभदायी होगा। हमारे शरीर का निर्माण कैसे होता है? हम जो कुछ भी खाते हैं उसी से हमारे शरीर का निर्माण होता है। यदि हमने अधिक तेलीय पदार्थ खा लिए या बाहर की चीज़ों में आदत डाल दी, मसालेदार चीज़ें अधिक खा ली, तो हमारा शरीर बेचारा कब तक उन सभी पदार्थों को झेल पाएगा? आखिर वो एक ना एक दिन बुझ जाएगा और कई बीमारी उसको हो जाएंगी और बीमारियों से मनुष्य पीड़ित हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 200 से 300 शब्दों में निबंध लिखिए। पहला है ग्राम जीवन। ग्राम जीवन समझते हो? ग्रामीण जीवन, ठीक है। दूसरा है विज्ञान, वरदान और अभिशाप। विज्ञान। तीसरा है आकाशवाणी। चौथा है भारत में श्वेत क्रांति। पांचवा है राष्ट्रीय एकता और अखंडता। तो चलते हैं हम पहले विषय पर, ग्राम जीवन पर। देखिए, गांव में रहने वाले लोगों का जीवन बहुत ही सादा होता है और उनका मन भी बहुत पवित्र होता है। वहां शहरों का चाय चिक्की चकाचौंध शोर आदि हलचलें दिखाई नहीं पड़ती। वहां शहर की तरह भाग दौड़ और उठापटक भी नहीं होती है। गांव में शहरों की भांति कृत्रिम जीवन बिल्कुल भी नहीं है, अर्थात आर्टिफिशियल जीवन तो नहीं है। वो प्राकृतिक तरीके से जीते हैं। उठना, जागना, सोना, खाना, पीना सब वो प्रकृति के अनुसार करते हैं। कैसे करती हूँ मैं बताती हूँ, मैं भी गांव की हूँ। बचपन में सूर्योदय होते ही सुबह होती है, सूर्यास्त होते ही भोजन करके सोना है, दिन है तो दिन है और शाम हो गई तो रात है। मतलब प्रकृति के अनुसार अपने आप जो दिनचर्या बनी रहती है ना, वो बहुत ही अच्छी रहती है। और अपने आप जो व्यक्ति है उसकी जो आवागमन है, खाने पीने के तरीके हैं, सांस लेना है तो स्वच्छ हवा है, सब कुछ एकदम स्वस्थ तरीके से प्राप्त होती है। यद्यपि रेडियो, टेलीविजन, फोनोग्राफ, वीडियो आदि शहरी रंगों का प्रवेश गांव में हो रहा है।
फिर भी गांव अपने उसी पुराने परंपरागत संस्कार में जी रहा है। आज भी ग्राम जीवन प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। ग्राम वासियों का रहन सहन, खान पान, पहनावा, उड़ावा, रंग ढंग आदि सब में सरलता मौजूद है। उनकी बोली से भी सरलता की मिठास प्रकट होती है। अतिथियों का स्वागत सत्कार करने में ग्रामीणों का मुकाबला शहरी लोग तो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी अतिथि आते हैं उनका स्वागत दिल से करते हैं, बहुत ही अच्छे से करते हैं। जो हमारी परंपरा है ना, अतिथि देवो भव, उसको वो आज भी उसका पालन करते हैं। साथ ही साथ बड़ी ही नम्रता और प्रेम के साथ गांव वाले अतिथियों का स्वागत करके उनका आदर सत्कार भी करते हैं। गांव में भाईचारे की भावना और अपनापन तथा सामुदायिक भावना वर्तमान है। सामुदायिक भावना समझते हो, एक साथ रहने की भावना, स्वार्थ बिल्कुल भी नहीं होना मन में उनके, सबके साथ आगे बढ़ना, सबके साथ मिलजुल कर रहना, हंसना, बोलना, आपस में मिलजुल कर बातें करना, अपने सुख दुखों को बांटना, सब कुछ वहां पर रहता है। लोग एक दूसरे की दिल खोल कर सहायता करते हैं। गांव के लोग आपस में एक परिवार की तरह रहते हैं और सबको अपने संबंध और पद के अनुरूप ही पुकारते हैं। जैसे जिसका जो भी संबंध होगा उस तरह से, जैसे भाई है तो भैया ही कहेंगे, भाभी जी हैं तो भाभी जी कहेंगे, देवर हैं तो देवर जी कहेंगे, जेठ जी हैं तो जेठ जी कहेंगे, ठीक है। उसी तरह से, ऐसा नहीं कि नाम ले लेकर बुलाया जा रहा है, ठीक। तो बड़े ही आदर सम्मान से लिया जाता है, ये उनकी संस्कृति है। यह अपनापन और भाईचारा ग्राम जीवन के अलावा शहरी जीवन में संभव नहीं है। गांव के लोगों को प्रकृति का नैसर्गिक सुख प्राप्त रहता है। अब नैसर्गिक मतलब जो जैसा है, ठीक है, पूरी तरह से प्रकृति के अनुरूप और वास्तविक सुख प्राप्त रहता है। वे खुले वातावरण में ताल तलैया, नदी, पोखर और खेत खलियान का भरपूर आनंद लेते हैं। शुद्ध हवा और मनोरम दृश्य प्राप्त करने का उन्हें जो सौभाग्य प्राप्त है, वह शहर के कृत्रिम जीवन को नसीब कहां। दूर दूर तक फैले खेतों में मखमल सी हरियाली, नदियों में लहरों को पैंग मारती और खिल्लोल करती जलधाराएं, भांति भांति मतलब तरह तरह के पक्षियों की चहचहाहट, बसंत में कोयल की सुमधुर बोली, रात में झांझ ढोलक पर आल्हा और रामचरितमानस का गायन, ये सारे के सारे साधन ग्राम जीवन को आनंदित कर सुखमय बनाते हैं। अब आपने ये सुना है क्या? कोयल की बोली तो सुनी ही होगी। रात में झांझ और ढोलक, झांझ मजीरे जैसे हाथों में रखकर इस तरह से बजाए जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आल्हा और रामचरितमानस का गायन। आल्हा ऐसी ऐसी राग रहती ना, मंगल भवना मंगलहारी द्रवौषध दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरौनाथ मम संकट भारी। ये आल्हा का इस तरह से राग रहता है। कुछ पंक्तियां मतलब मुझे अभी याद नहीं आ रही हैं, हो सकता है आपने आल्हा सुनी हो। तो आल्हा का गांव में जैसे बरसात का मौसम होता है और उस समय आल्हा का वाचन किया जाता है। मैं जब छोटी थी, मुझे अपना बचपन याद आ रहा है कि मेरे भैया बहुत अच्छा आल्हा का वाचन किया करते थे, बांसुरी भी बहुत अच्छी बजाते हैं वो। तो इतना अच्छा लगता था वो बचपन के दिन, जो स्मृतियां हैं वो हमेशा स्थिर हो गई हैं मस्तिष्क में, जो कभी धूमिल ही नहीं हो सकती हैं। तो ये सब कुछ जो है ग्रामीण जीवन को सबसे अनोखा और अलग बना देता है। संभवतः इन्हीं सब कारणों से राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की लेखनी से यह पंक्ति सहसा निसृत हुई होगी, आहा ग्राम जीवन भी क्या है। सचमुच यह थोड़े में बहुत कुछ है। सबसे बड़ी बात, ग्राम जीवन में संतोष है और सरलता तथा सौंदर्य है। ग्राम जीवन एक प्रकार से आदर्श जीवन है। यहां पर क्या है? संतोष, सरलता और सौंदर्य। संतोष जहां होगा वहां सरलता होगी, और जहां संतोष और सरलता है वहां सौंदर्य तो अपने आप आ जाएगा। जहां पर संतोष नहीं है, आप कितना भी कमा लोगे, कितना भी कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मन का जो लालच है वो हमेशा ललचाई हुई दृष्टि से देखता ही रहेगा। और जहां संतोष है वह सब कुछ सुखमय हो जाता है। यद्यपि वहां भी छल और चपलता का प्रवेश हो रहा है, तथापि आज भी ग्राम जीवन स्वस्थ एवं पवित्र है। जबकि वहां भी छल और चपलता का प्रवेश हो रहा है, फिर भी आज भी गांव जीवन स्वस्थ और पवित्र है। ग्रामीणों में अपनेपन की भावना मौजूद है। भोलापन उनके स्वभाव और रह सहन में बरकरार है। सादगी उनके जीवन के हर क्षेत्र में नजर आती है। ग्राम जीवन का एक दूसरा स्वरूप भी है जो दयनीय और चिंतनीय है।
अभी तो हमने देखा कि ग्रामीण जीवन बहुत सुंदर है, वहाँ सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन अभी दूसरे पक्ष की हम बात देखें तो यहाँ दयनीय और चिंतनीय भी है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद भी गांव की जीवन जो जस का तस है, मतलब जैसा का तैसा है, उनकी दशा जैसी की तैसी है। हमारे देश में बहुत ही कम गांव हैं जहां रंच मात्र सुधार हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सभी गांव एकदम बहुत अच्छे से विकसित हो गए हों। अभी भी ऐसे कई इलाके हैं, कई गांव हैं जहां ना तो बिजली की व्यवस्था है, ना सड़कों की व्यवस्था है, ना शिक्षा की व्यवस्था है, होंगे, है ना। यदि आप किसी गांव को या किसी इलाके को जानते हैं कि जहां आज भी बिजली की व्यवस्था नहीं है या सड़कों की सुविधाएं नहीं है, शिक्षा की सुविधाएं नहीं है, तो मुझे बताइएगा जरूर। शेष गांव आज भी पुरानी परंपरा में जीर्ण शीर्ण अवस्था में जी रहे हैं। बिल्कुल जीर्ण शीर्ण मतलब बहुत ही बुरी दयनीय अवस्था में जीवन जी रहे हैं। वही गरीबी, वही अशिक्षा, जैसी पहले थी गरीबी वही गरीबी है, वही अशिक्षा, अभी भी शिक्षा में कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। वही गाय बैलों का संग, खेती की वही पुरानी घिसी पिटी परंपरा, वही झोपड़ियां, वही खपरेल मकान, वही खेंदरा, वही चिथड़ा, कीचड़ सने मटमैले नजर आते हैं। गलियों बरसात के दिनों में जाना दुष्कर हो जाता है, अर्थात ना तो सड़कें हैं, ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना बिजली की सुविधा है, ना घर ही इतने अच्छे हैं कि बरसात या सर्दी या गर्मी से उसमें सुरक्षित रहा जाए। बरसात के दिनों में पानी टप 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 टप, उनके छत जो हैं वो रिसने लगते हैं छतों से पानी, क्योंकि खपरेल घर हैं, तो उनका जो जीवन है अस्त व्यस्त जैसा है। गलियों में बरसात के दिनों में जाना दुष्कर हो जाता है, क्योंकि कीचड़ और गोबर से गलियां भरी रहती हैं। नालियों का भी वही हाल है, पानी के बहाव का कोई प्रबंध नहीं है। इस प्रकार हमारे ग्राम जीवन का एक पक्ष अत्यंत ही दारुण है, अत्यंत ही दयनीय है। किसान आज भी लकीर के फकीर बने हुए हैं, बेचारे जैसे थे वैसे ही हैं, क्योंकि जहां पर अत्याधुनिक सामान नहीं होंगे, उपकरण नहीं होंगे, तो वो अपनी जो भी उनकी जमीन का टुकड़ा होगा उससे जितना पहले उपज होती थी उतनी ही आज भी उपज है। जबकि कुछ जो इलाके हैं वो काफी विकसित हो गए हैं। जैसे हम अपने गांव की बात करें तो पहले मान लीजिए, यदि मुझे पता नहीं कितने एकड़ में कितना अन्न उपजता है, लेकिन पहले उसी खेत में 25-30 क्विंटल गेहूं की उपज होती थी। आज उसी खेत में 100 से 150 की उपज हो जाती होगी। मतलब बढ़ोतरी तो हुई है। पहले ट्रैक्टर और ट्रॉली जो थी वो फिर कुछ दिनों बाद जैसे जैसे हम बड़े हुए तो सिर्फ एक ट्रॉली भराकर गेहूं आते थे, अब 4-6 ट्रॉली भर जाती है उसी खेत में से। अब ये रासायनिक खाद या उर्वरकों का है या विकास की एक प्रक्रिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अधिक अन्न की उपज में हम जो भूमि की उर्वरकता है या जो इसकी फर्टिलिटी है उसको कम किए जा रहे हैं? कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी संपन्नता से ही, किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता से ये प्रमाणित होता है कि वो विकसित हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हमारे गांव का जीवन जो है एक पक्ष अत्यंत दुखद है, दारुण है। किसान आज भी लकीर के फकीर बने हैं। शिक्षा का नया प्रकाश और विद्युत का प्रकाश दोनों गांव में समुचित रूप से नहीं पहुंच पाया है। ना तो शिक्षा का प्रकाश, ना ही बिजली का प्रकाश। हाँ, कुछ नौजवानों में शहरीपन के आने से फुल पैंट शर्ट आदि पहनने का शौक जरूर दिखाई पड़ता है। फिर भी गांव का सामान्य जीवन अत्यंत पिछड़ा है। गांव के लोगों में ना नई गति आई है, ना उत्साह है, ना नई हवा आई है। बस किसी प्रकार से जी लेना। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ये भजन तो मैंने भी सुना था जब मैं छोटी थी, तो हमारी दादी गाती थी, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अब भी उनमें यही भावना काम कर रही है। को नृप होई हमें कहानी। वे चुपचाप को समझते हैं, वे चुनाव को समझते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं, परंतु राष्ट्र को नहीं समझ पाते। हाँ, वोट डालने जाना है ये पता है, लेकिन वोट क्यों डाल रहे हैं, कौन इससे विजेता बनेगा, इसका उनको कोई मतलब पता नहीं रहता है, कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अगला है विज्ञान, वरदान और अभिशाप। अब विज्ञान है, जो साइंस है, वो वरदान है या अभिशाप है? उसके लाभ है या हानियां हैं, या फिर लाभ भी है और हानियां भी हैं? तो फिर किस तरह से विज्ञान का उपयोग किया जाए कि हानियों से बचा जा सके,
वो सब भी देखने वाले हैं इसमें। विज्ञान की विजय पताका, पताका मतलब होता है झंडा, झंडा ध्वज भी कहते हैं, पताका भी कहते हैं और झंडा भी कहते हैं। ठीक है बेटा, विज्ञान की विजय पताका जल, थल और आकाश तीनों क्षेत्रों में बड़ी शान से लहरा रही है, जल में भी, थल में भी और गगन में भी। विज्ञान के कारण ही मानव जीवन सुखमय बन गया है। आज हमारी दृष्टि जहां कहीं भी जाती है, विज्ञान अपने चमत्कारों से हमारा स्वागत करने हेतु तत्पर दृष्टिगोचर होता है। विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसे अलादीन का चिराग कहा जाए तो कोई अतियुक्ति नहीं होगी। हम रेल, मोटर कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रॉम, मेट्रो ट्रेन तथा वायुयान से लंबी दूरी बहुत कम समय में ही तय कर लेते हैं। जब कभी कोई कहीं मेहमानी के लिए जाते थे तो आज गए हैं कल पहुंचेंगे और फिर वहां रुक कर आएंगे कुछ थोड़ी सी दूरी के लिए, लेकिन आज तो तुरंत जाते हैं और आ जाते हैं। कई किलोमीटर की दूरी को तुरंत तय किया जा सकता है। मेट्रो ट्रेन तो विचित्र है, ऊपर धरती का कोलाहल और नीचे भागती दौड़ती रेलगाड़ी। विज्ञान ने ध्वनि गति से भी तेज चलने वाली रॉकेटों का आविष्कार कर लिया है। मानव इसके सहारे, विज्ञान के सहारे चांद पर उतर चुका है और अब मंगल तथा शुक्र की धरती पर उतरने के प्रयास में लगा हुआ है। कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका ने सुदूर अंतरिक्ष में रेडियो सिग्नल्स भेजे हैं कि यदि मानव पृथ्वी पर भी रहते हैं तो टेलीफोन से हम संसार के किसी क्षेत्र के अपने संबंधी से बात कर सकते हैं। ये सब क्या हुआ? ये सब विज्ञान के चमत्कार ही तो हैं, वंडर ऑफ साइंस ही तो है। ये इन सब से तो लाभ ही हुआ है ना। अब तो फोटो फोन का भी आविष्कार हो गया है, बात करते रहिए और बात करने वाले का फोटो भी देखते रहिए। टेलीप्रिंटर से एक जगह से दूसरी जगह समाचार कुछ ही क्षणों में अपने आप छप जाता है। ठीक है, टेलीप्रिंटर के बारे में भी आपने सुना होगा कि एक जगह से दूसरी जगह समाचार कुछ ही क्षणों में अपने आप छप भी जाता है। बेतार का तार विज्ञान का महत्वपूर्ण आविष्कार है। विज्ञान जगत को इसके आविष्कार के लिए जगदीश चंद्र बोस या बासु का सहयोग हमेशा याद रखना चाहिए। रेडियो, टेलीविजन, वीडियो और सिनेमा ने तो संसार की पुरानी सभ्यता को एकदम बदल दिया। कंप्यूटर के करिश्मों से तो हमारी बुद्धि भी चकरा जाती है कि कंप्यूटर क्या है, जबकि निर्माण किया है मनुष्य ने। लेकिन कंप्यूटर का जो दिमाग है वो एक साधारण व्यक्ति के दिमाग से कई गुना अधिक चलता है। क्या मतलब, सेकंड्स में, नैनो सेकंड्स में वो सब कुछ कर सकता है। कुछ महीने पूर्व जापान ने कंप्यूटर में सेंस भरने में भी सफलता प्राप्त कर ली है। ऐसे कंप्यूटर उसने मोटर कार में लगाए हैं। चालक यदि ब्रेक नहीं लगाता है तो यह कंप्यूटर ही खतरा देखकर ब्रेक लगा देता है। आप सोचो, ये जापान की उपलब्धि है कि यदि कोई जो ड्राइवर है वो भूल जाए ब्रेक लगाना तो वो स्वयं, कंप्यूटर स्वयं ब्रेक लगा देगा। इस पर सारा संसार चकित भी है, आश्चर्यचकित कर दिया है। जो गणित मानव नहीं बना सकता उसे कंप्यूटर बनाता है। कंप्यूटर अब अंधों के लिए किताब पढ़ता है, मोटर कारें चलाता है, कंप्यूटर उपन्यास भी लिखता है और आपका भाग्य भी बताता है। तुरंत डेट ऑफ बर्थ डालो, समय डालो, दिनांक, दिन सब डालो, आपकी कुंडली सामने आ जाती है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी प्राप्त की हैं। ऑपरेशन, प्लास्टिक सर्जरी और असाध्य बीमारियों की दवा का आविष्कार कर विज्ञान ने मानवता का बहुत बड़ा उपकार किया है। सच में यदि विज्ञान इस तरह के कार्य कर रहा है और कर ही रहा है यदि क्या, तो वो मनुष्य के लिए अत्यंत लाभकारी हुआ है। आज कितनी ही जो बीमारी थी पहले लाइलाज हुआ करती थी, आज रिसर्च करके करके सभी जो बीमारी है, खतरनाक से खतरनाक रोगों के इलाज भी संभव हो पाए हैं। दिल का ऑपरेशन कर उसमें वॉल्व लगाना अब कठिन नहीं रहा। सन 1992 ईस्वी के दिसंबर में अमेरिका में एक दिन के शिशु का ऑपरेशन कर उसके हृदय का वॉल्व बदला गया और वह शिशु भला चंगा भी है। कितने, सोचो, एक दिन के शिशु का, सिर्फ एक दिन का बच्चा, उसके हृदय का वॉल्व चेंज किया गया और वो अच्छा भी है। टेस्ट ट्यूब बेबी तो विज्ञान का अपूर्व चमत्कार है। विज्ञान अब ज्योतिषी का कार्य भी करने लगा है। आंधी, तूफान, वर्षा आदि की सूचना यह पहले से दे देता है, जिससे हम अपनी व्यवस्था समय रहते कर लेते हैं। रोबोट का आविष्कार तो अभिभूत करने वाला है। लोहे का आदमी या रोबोट हमारी आज्ञा का अक्षरशः पालन करता है। जो हमने कहा, जैसा हमने कहा, वो उसका पालन कर लेता है।
विज्ञान के सहारे मानव ने समुद्र तल पर घर बसाया है और स्पेस अंतरिक्ष में घर बनाने की बात सोच रहा है। विज्ञान ने अनेक चमत्कार आविष्कार किए हैं जिनसे संपूर्ण विश्व चकित है। इसकी सूची बहुत लंबी है। बिजली तो विज्ञान की सर्वोत्तम उपलब्धि है। इस पर ही विज्ञान के अनेक खेल आधारित हैं। विज्ञान हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ है तो अभिशाप भी। इसने विध्वंसकारी अस्त्र शस्त्र बनाए हैं जो सबके लिए खतरा है, जिनसे हरी भरी पृथ्वी क्षण भर में झुलस कर राख बन जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध और इराक कुवैत की लड़ाई में विज्ञान की विनाश लीला से हम सब परिचित हो चुके हैं। आज विकसित देशों में के पास इतने हाइड्रोजन और परमाणु एटम बॉम्ब हैं जिनसे हम इस हरी भरी पृथ्वी जैसी हजारों पृथ्वियों को क्षण भर में राख में बदल सकते हैं। आज सारी दुनिया बारूद के ढेर पर सोई है। पता नहीं उस ढेर से कब आग लग जाए और यह चहकती दुनिया राख के ढेर में बदल जाए। विज्ञान ने वायुमंडल को प्रदूषित किया है और संपूर्ण प्राणी जगत के लिए खतरा पैदा कर दिया है। वास्तव में विज्ञान इस विनाश के लिए दोषी नहीं है। दोषी है इसके प्रयोग करने वाले कि निर्माण तो किया जाता है, अब निर्माण के बाद उसका किस तरह से प्रयोग किया जाए ये होता है कि विनाश करना है या विकास करना है, ये व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है। तो विज्ञान किसी के लिए दुश्मन नहीं है, मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु हो गया है। मनुष्य जिस सोच से उसका निर्माण करेगा, उसका उपयोग करेगा, वो उसका उसी तरह से प्रतिफल देगा। हम विवेकशील होंगे तो विज्ञान हमारे लिए वरदान सिद्ध होगा। बुद्धिमानी से हम काम लेंगे तो विज्ञान हमारे लिए वरदान साबित होगा। हम विवेक को ताक पर रख देंगे, एक साइड रख देंगे तो विज्ञान अभिशाप बन जाएगा। विज्ञान के संबंध में दिनकर जी की चेतावनी ध्यान में रखनी होगी। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तज कर मोह स्मृति के पार। विज्ञान हमारे श्रेय का साधन बन सके तो वह स्वीकार है, अन्यथा नहीं। अर्थात विज्ञान ने जितने भी चमत्कार किए हैं हमारे लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है, परंतु उसका उपयोग कौन करते हैं? हम मनुष्य। अब मानसिकता विध्वंसकारी है, कल्याणकारी है या कल्याणकारी, ये मनुष्य की सोच पर निर्भर करता है। तो सबके परोपकार के लिए या भलाई के लिए विज्ञान का प्रयोग किया जाए तो वो सबके लिए बहुत अच्छा है। अन्यथा व्यक्ति ने यदि सोचा, नकारात्मक सोच के साथ उसका उपयोग किया तो वो अभिशाप ही है। समझ में आया? अब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक पर जो है आकाशवाणी। आकाशवाणी रेडियो संचार का आधुनिक एवं आश्चर्यजनक उपयोगी आविष्कार है। सच में आकाशवाणी, ऐसा लगता था क्या कोई कहीं से बोल रहा है। जैसे हम सीरियल्स देखते थे जब छोटे छोटे थे, आकाशवाणी हुई, जैसे बादलों से ही आवाज आई। अब रेडियो में आवाज कैसे आई, कैसे इसका आविष्कार हुआ, ये पहले बहुत सोचनीय बात थी कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये संभव कैसे हुआ। तो आकाशवाणी संचार का आधुनिक और आश्चर्यजनक उपयोगी आविष्कार है। इसने सारे संसार को एकाकार कर दिया है। इससे हम सारी दुनिया का समाचार घर बैठे सुन सकते हैं। इसके द्वारा संगीत, नाटक आदि का आनंद भी लेते हैं और तरह तरह के ज्ञान विज्ञान की बातें भी सीखते हैं। अपने देश में रेडियो को आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाता है। इस आकाशवाणी को चर्चा पौराणिक ग्रंथों में भी हुई है। रेडियो का प्रचार अब घर घर में हो गया है। ये आपको भी पता है कि रेडियो संचार का सबसे पुराना और सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। अगर हम चाहें तो घर बैठे रह सकते हैं और सारे संसार की विविध बातें घर बैठे बिस्तर पर लेटे सुन सकते हैं। सुबह होते ही सुनने को मिलता है। यह आकाशवाणी पटना है, यह दिल्ली है, यह आकाशवाणी लखनऊ केंद्र है। अब थोड़ी देर में समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में आदि। संध्या समय बाहर टहलने जाइए तो पान वाले की दुकान में आवाज आती है, अभी आपने लता मंगेशकर को सुना, अब सुनिए मुकेश को। इस तरह से रेडियो बहुत ही अच्छा साधन था। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां रेडियो नहीं पाया जाता हो। इसका कारण यह है कि रेडियो की कीमत बहुत अधिक नहीं है। कम से कम 150 रुपए में एक रेडियो सेट अवश्य मिल जाता है। रेडियो के संबंध में भारतीय वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बसु ने पहले अनेक परीक्षण किए, परंतु इसमें सफलता मिली इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी को। ठीक है, रेडियो में किसको सफलता मिली, जल्दी बताओ? इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी ने यह प्रमाणित किया कि आदमी जो कुछ बोलता है वह ध्वनि तरंग बनकर हवा में तैरता रहता है। हमारी आवाज कभी मरती नहीं है।
रेडियो हवा की तरंगों में फैली ध्वनि को बिजली की शक्ति से ग्रहण कर सुना देते हैं। जिस स्थान से ध्वनि का प्रसारण होता है उसे रेडियो केंद्र कहते हैं। इस प्रकार मार्कोनी ने सन 1895 में रेडियो का आविष्कार किया। याद रखिएगा, मार्कोनी ने सन 1895 में रेडियो का आविष्कार कर संसार की बहुत बड़ी सेवा की। रेडियो ने सिनेमा, ग्रामोफोन और समाचार पत्र तीनों को एक साथ मिलाकर आश्चर्यजनक काम किया। रेडियो द्वारा हम संगीत, नृत्य और नाटक का आनंद एक साथ पाते हैं। अतः इनके लिए अब सिनेमा देखना बहुत जरूरी नहीं रहा। पहले गीतों के लिए हमें ग्रामोफोन का सहारा लेना पड़ता था, काफी खर्च कर गवैये बुलाने पड़ते थे। अब हम घर बैठे ही सभी प्रकार के गीत और संगीत का आनंद उठाते हैं। बड़े बड़े गायक हमारे सामने आते हैं और हम उनका गाना सुनते हैं। अब तो समाचार पत्र भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रही है, क्योंकि सब कुछ सुनाई दे रहा है। रेडियो द्वारा हम प्रतिदिन देश विदेश के ताजा से ताजा समाचार 10-15 मिनट में सुन लेते हैं। इतना ही नहीं, रेडियो ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत कर विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया है। साथ ही साथ आधुनिक युद्धों में भी रेडियो का उपयोग होता है। रेडियो ने ज्ञान विज्ञान की शिक्षा में काफी सहयोग किया है। यह प्रतिदिन सभी तरह के लोगों की रुचि और आवश्यकता अनुसार नई नई बातों का प्रसारण भी करता है। गांव वालों के लिए पंचायत या चौपाल, महिलाओं के लिए आंगन, बच्चों के लिए बाल मंडल तथा किसान के लिए कृषि चर्चा आदि रेडियो पर प्रसारण किए जाते हैं। कार्यक्रमों का प्रसारण हर दिन करता रहता है। इस प्रकार स्कूली बच्चों और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भी विविध कार्यक्रमों की अलग अलग व्यवस्था रहती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि रेडियो आधुनिक जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी और आवश्यक है। रेडियो के आकार और कार्य प्रणाली में बहुत सुधार हुए हैं। पहले बड़े आकार का रेडियो होता था, जिनके साथ एक बहुत बड़ी बैटरी के प्रयोग में लाई जाती थी। लंबे और ऊंचे एरियल लगाने की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब तो मामूली टॉर्च बैटरी के प्रयोग से यह काम करने लगता है। शहरों और देहातों में एक ही रेडियो काम करता है। अब जरूरी नहीं है कि भाई गांव के लिए अलग रेडियो की आवश्यकता हो, शहरों के लिए अलग रेडियो की आवश्यकता हो। उसकी आंतरिक रचना में ऐसा परिवर्तन लाया गया है कि इसे बैटरी और विद्युत परिपथ दोनों से बजाया जा सकता है। बैटरी से भी चलाया जा सकता है और बिजली से भी। आकार में तो रेडियो ऐसा छोटा हो गया है कि उसे आप जेब में भी रख सकते हैं। वॉकमैन, जहां जाना है वहीं चलते फिरते आराम से पॉकेट में रख लो, किसी को पता नहीं चले। पहले के रेडियो को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कठिनाई होती थी। स्थिर स्थान पर एक जगह रखकर ही उसे सुना जा सकता था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं रही। अब तो रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी आदि में सफर करते समय रेडियो द्वारा समाचार और गाने सुने जा सकते हैं। ना तार हिलने का डर और ना एरियल की आवश्यकता। इसे विज्ञान की अनुपम देन कही जा सकती है। अब अनुपम मींस जिसकी कोई उपमा ना हो, जिससे कोई तुलना ना की जा सके, मतलब बहुत अच्छी। रेडियो का उपयोग अनंत है। यह दुनिया के देशों को एक करने में, शिक्षा प्रसार में, विविध मनोरंजन के प्रसार में और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक जीवन को मजबूत बनाने में बड़ी सहायता कर रही है। इसे आधुनिक विज्ञान का बहुत बड़ा वरदान कहा जा सकता है। अगला है भारत में श्वेत क्रांति। देखते हैं, भारतीय कृषि एवं पशुपालन एक दूसरे के अभिन्न अंग रहे हैं। हम बात करें कृषि, किसानी और पशुपालन, एक दूसरे के अभिन्न अंग रहे, मतलब इनको भिन्न भिन्न नहीं देखा जा सकता, अभिन्न अंग रहे। यदि कृषि में विकास होगा तो पशुपालन में भी विकास होगा। अतः एक नजर कृषि के वर्तमान विकास, समस्याओं आदि पर डालना आवश्यक है। भारतीय कृषि की उत्पादकता विगत दशकों में बहुत नाटकीय ढंग से बढ़ी है। विशेष रूप से सिंचित दशाओं में धान्य उत्पादन, गेहूं की उल्लेखनीय प्रगति, जैसे कृषि में हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया। लेकिन इसी से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि विगत 5-6 वर्षों में फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में आनुपातिक गिरावट ही नहीं देखी गई, बल्कि कुछ ठहराव भी देखने में आया है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए चिंता अवश्य हुई कि जो इतने अच्छे से खेती या फसल उपज रही थी, वो अचानक से उसमें गिरावट क्यों आई, चिंता का विषय हो। अतः कृषि वैज्ञानिकों के लिए चुनौती भरा प्रश्न है। दूसरी ओर खेती योग्य भूमि शहरीकरण के अंतर्गत आती जा रही है। जो कृषि योग्य भूमि थी, अच्छी उपजाऊ थी, अब वो शहरीकरण में आती जा रही है। बड़े बड़े भवन, इमारतें, फैक्ट्रीज आदि का निर्माण हो रहा है और किसानों को अधिक दाम देकर वो खरीदा भी जा रहा है और किसान भी बेच रहे हैं। जहां बहुमंजिली इमारतें देखने को मिल रही हैं और कृषि को उबड़ खाबड़ एवं कम उपजाऊ वाली भूमियों की तरफ धकेला जा रहा है।
सिंचाई की क्षमता नहरों, नलकूप, कुओं में भी अब वृद्धि नहीं प्रतीत हो रही है। जहां नहर से सिंचाई की जा रही है वहां भूमि में लगातार लवणीयता विकास हो रही है। लवण मीन्स एसिड, ठीक है। तथा बिना जीवांश के अकार्बनिक उर्वरक एवं रसायनों के लगातार प्रयोग ने भी प्रतिकूल असर डाला है। प्रतिकूल मतलब बुरा प्रभाव डाला है, ठीक है। साथ ही किसान के खेत की उपज एवं अनुसंधान केंद्र की उपज में काफी गहरी खाई है, बहुत बड़ा गैप है जिसे पाटना होगा, उस गैप को भरना होगा। भविष्य में खाद्यान्न उत्पादन का यह स्वरूप अधिक आशावान दिखाई नहीं पड़ रहा है। अतः अधिकतम उत्पादन में संसाधन और पर्यावरण चुनौती दे रहे हैं, उनके महत्व को प्राथमिकता देनी होगी। प्राकृतिक संसाधनों में कमी का आना, अधिक लागत एवं ऊर्जा उपयोग, वर्षा की कमी से एवं निरंतर प्रतिवर्ष घटोतरी से भूमि के जल स्तर में गिरावट का आना एवं भूमिगत पानी का रिचार्ज न होना, पर्यावरण में ह्रास आदि पर ध्यान देना होगा। यदि इन विषमताओं को भविष्य में दूर कर दिया जाए तभी खाद्यान्न उत्पादन की गति और जनसंख्या वृद्धि में अनुरूपता लाई जा सकेगी। अन्यथा जनसंख्या तो बढ़ रही है और खाद्यान्न जो खाने के अन्न है उसमें यदि गिरावट आएगी तो कैसे काम चलेगा। फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप समगतिशील खेती भी इन परिस्थितियों में संभव होगी। वास्तव में समगतिशील खेती है मानव की बदलती हुई आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु कृषि में लगने वाले संसाधनों का इस प्रकार सफल व्यवस्थित उपयोग किया जाना ताकि प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास ना होने पाए, उनका कोई नुकसान या नाश ना होने पाए। जो पर्यावरण के संसाधन हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनमें कोई कमी ना आए, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, जो आज की अत्यंत आवश्यकता है। ठीक कृषि से जुड़ा एक डेयरी व्यवसाय भी है जिन्हें साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ निभाना होगा। यह सच है कि बगैर खेती के डेयरी व्यवसाय संभव नहीं, क्योंकि पशुओं के लिए हरा एवं सूखा चारा, दाना, खल्ली, बिनोले आदि सभी खेती से ही तो मिलते हैं। और इसके विपरीत डेयरी उद्योग से खेती के लिए बैल, बछड़े, भैंसें आदि जानवर, गोबर एवं मलमूत्र की खादें आदि भी मिलती हैं। अतः दोनों व्यवसाय एक दूसरे पर निर्भर है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार मनुष्य को अनाज द्वारा पेट भरना ही काफी नहीं है, बल्कि संतुलित आहार लेना अनिवार्य है। तभी तो हम देखते हैं कि जो सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं वो अधिक अच्छे से हेल्दी नहीं रह पाते। जो संतुलित भोजन करते हैं, जो पौष्टिक आहार लेते हैं, वो बहुत ही हेल्दी रहते हैं और अपने मस्तिष्क में भी शार्प रहते हैं। शाकाहारी व्यक्तियों के लिए इसकी पूर्ति केवल दूध से ही संभव है, क्योंकि दूध को ही मानव का पूर्ण भोजन माना गया है। वैसे आहार में चावल के बाद दूध का दूसरा स्थान है। अतः डेयरी उद्योग से ग्रामीणों की आमदनी बढ़ाना और व्यवसायिक दृष्टि से दुग्ध उत्पादन बढ़ाना इस व्यवसाय का मुख्य लक्ष्य है। कहा भी जाता है कि प्राचीन काल में हमारे देश में दूध की नदियां बहा करती थीं, लेकिन बाद में दूध का उत्पादन धीरे 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 कम होता चला गया, जो एक चिंताजनक बात है। पुनः बढ़ाने हेतु प्रयास जरूरी है। दूध के क्षेत्र में क्रांति लाना ही श्वेत क्रांति कहलाता है। अब समझ में आया। सर्वप्रथम देश में सन 1889 में इलाहाबाद में मिलिट्री डेयरी फॉर्म प्रारंभ हुआ था और यहीं से 1931 में देश का सर्वप्रथम दुग्ध सहकारी संघ आरंभ हुआ था। कहां से? सन 1889 में इलाहाबाद में मिलिट्री डेयरी फॉर्म का आरंभ हुआ और 1931 में देश का सर्वप्रथम दुग्ध सहकारी संघ आरंभ हुआ। आज देश के प्राय सभी बड़े नगरों में दुग्ध सहकारी संघ स्थापित हो चुके हैं, जो दूध को एकत्र करके संसाधित करते हैं और शहरों के उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध भी कराते हैं। अब वो बात अलग है कि क्या सफेद दिखने वाला शुद्ध दूध होगा या उसमें भी कुछ मिलावट है, उस पर प्रश्न है। सहकारी संघ के नाते किसान एवं दूध उत्पादकों को समिति के सदस्य होते हैं। दूध के उचित मूल्य के अतिरिक्त पशुधन के विकास और स्वास्थ्य के लिए अनेक प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं, लोन्स दिए जाते हैं। 2 अक्टूबर सन 1952 से देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए ताकि ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। इन कार्यक्रमों में पशुपालन के साथ साथ कृषि, स्वास्थ्य तथा सफाई, आहार एवं पोषण, शिक्षा, जन कल्याण कार्यक्रम, परिवहन एवं संचार साधनों की स्थापना, घरेलू दस्तकारी, ग्राम उद्योग आदि सभी शामिल थे। बाद में सन 1964-65 में सघन पशु विकास प्रोग्राम चलाया गया, जिसके अंतर्गत धवल क्रांति अथवा श्वेत क्रांति लाने के लिए
पशु मालिकों को पशुपालन के सुधरे तरीकों के पैकेज प्रदान किए गए। बाद में श्वेत क्रांति की गति और तेज करने के लिए ऑपरेशन फ्लड आरंभ भी किया गया। अब हम चलते हैं अगले विषय पर, जो है राष्ट्रीय एकता और अखंडता। एकता के साथ रहना है, अखंडता के साथ रहना है। अखंडता मतलब जिसे खंडित ना किया जा सके, जिसे कई भागों में विभाजित नहीं किया जा सके, ठीक है, तो वही होती है एकता और वही होती है अखंडता। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की नींव पर ही किसी राष्ट्र का भवन निर्मित हो सकता है, ठीक है। जहां राष्ट्रीय एकता और अखंडता होगी वहीं पर इमारत बहुत अच्छी बनेगी। भारत जैसे राज्य के लिए जिसने अथक और निरंतर प्रयत्नों के फलस्वरूप आजादी हासिल की है, यह प्रश्न और भी अधिक महत्वपूर्ण है। भावात्मक एकता राष्ट्रीय एकता की जड़ है और भावात्मक एकता की जड़ों का सिंचन सांस्कृतिक एकता के द्वारा होता है। सांस्कृतिक एकता के लिए अनिवार्य है भाषागत एकता। सच तो यह है कि भाषा केवल शब्दों का समूह ही नहीं है, बल्कि पारस्परिक सहयोग को पैदा करने वाले विचारों का जादू है। समझ में आया? इसमें वह रस मिलता है जो सुरापान के समान है और मनुष्य में एकता का नशा ला देता है। भाषा यदि प्यारी हो, भाषा यदि मधुर हो, तो किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है। भाषा मानवीय एकता का एक प्रमुख माध्यम है और फलतः राष्ट्रीयता के विकास में एक प्रमुख तत्व भी। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, गुजराती, मराठी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी आदि। स्वतंत्रता के पूर्व इन सभी भाषाओं ने एक स्वर से अपनी वाणी द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय योगदान भी किया। और स्वतंत्रता के बाद आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है उसकी रक्षा करना, जिसमें सबसे पहली शर्त है राष्ट्रीय एकता। आज भारत संक्रांति काल में गुजर रहा है। क्षेत्रवाद का दानव अपना विकराल रूप दिखा रहा है। हर कोई अपना अपना मेरा मेरा करते घूम रहा है। इतना चाहिए, ये मेरा है, इस पर मेरा कब्जा होना चाहिए, इसमें लगा हुआ है। सर्वधर्म संभाव का अभाव, कमी देखी जा रही है। प्रादेशिक पूर्वाग्रह सुरसा मुख बनाने जा रहा है। सुरसा समझते हो? रामचरितमानस में एक पात्र थी, जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तास दून कप रूप दिखावा। सुरसा का मुंह जो इतना बड़ा था कि जिसमें संपूर्ण पृथ्वी भी जा सकती थी, ठीक है। तो प्रादेशिक पूर्वाग्रह सुरसा मुख बनाने जा रहा है। ठीक है कि ऐतिहासिक रूप से भारत में प्राचीन काल से क्षेत्रीय समुदाय का वैविध्य रहा है, परंतु इस विविधता के बावजूद भारत सदैव एक सांस्कृतिक कुल के रूप में प्रतिष्ठित रहा है। भारतीय विचारकों ने इस तथ्य पर विशेष बल दिया है कि अपनी व्यापक संरचना के अंतर्गत क्षेत्रीय विविधता को स्वीकार करने की क्षमता ही भारतीय संस्कृति की अखंडता के निरंतर्य का मूल कारण है, मतलब कंटिन्यूटी का सबसे बड़ा कारण है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारतीय जनजीवन की सर्वनिष्ठता की आधारशिला को क्षत विक्षत कर दिया था। साथ ही विभाजन और शासन करो की नीति के अंतर्गत भारत के पूरे भूगोल को उन लोगों ने घृणित कर दिया। भारत से पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उसका दर्द अनुभव कर पाना सहज नहीं है। भारत रूपी सचेतन और सप्राणवान शरीर से एक जीवंत अंग काटकर पाकिस्तान बनाया गया। आवश्यकता है कि राष्ट्रीय एकता को टूटने से बचाने के लिए क्षेत्रवाद की भावनाओं को सीमित किया जाए। सभी आपस में मिलजुल कर रहें। इसके लिए सरकार को चाहिए कि अखिल भारतीय स्तर पर योजनाएं बनाकर गरीबी और बेरोजगारी जैसे प्रश्नों का समाधान ढूंढें। भाषा और संस्कृति के प्रश्नों पर भी समुचित ध्यान दें। राज्य सरकारों को राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में अपने प्रांत के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए समुचित प्रोत्साहन एवं साधन दिए जाएं। भारतीय संघवाद को कठोरता के साथ साथ नमनीयता के सिद्धांत का भी समादर करना चाहिए कि जहां कठोरता है वहां विनम्रता भी हो। सांप्रदायवाद किसी भी राष्ट्र के विभाजन का मूल कारण होता है। संप्रदाय समझते हो? जो धार्मिक भेदभाव। संप्रदायवाद की पेंदी में धर्म का लेप लगा होता है। संप्रदायवाद विभिन्न समुदाय के मध्य कटुता और विरोध को जन्म देता है। मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है। इसमें जो आपसी विरोध है वो इस कदर बढ़ जाते हैं कि बस कटने मरने तक को तैयार हो जाते हैं। तो हमें मानवता के धर्म को सर्वोपरि मानना होगा, ना कि किसी अपने धर्म को। तथा धर्म का शोषण करता है और सत्ता राजनीति का कुचक्र तैयार करता है। परिणाम यह होता है कि एक ही राज्य और राजनीतिक व्यवस्था के अधीन बसे हुए लोग छितराय से प्रतीत होते हैं, बिखर जाते हैं, एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। और इसके बाद आती है सांस्कृतिक गिरावट, जो एक अलग अस्तित्व की पहचान ढूंढती है।
भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। भारत का अपना कोई सरकारी अथवा राष्ट्रीय धर्म नहीं है, किंतु देश के भीतर विभिन्न संप्रदाय राष्ट्रीय एकता के लिए विघटन का कार्य कर रहे हैं। सभी संप्रदायों द्वारा अपने अपने धर्मों को एक दूसरे पर थोपने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ शूद्र राजनीतिक स्वार्थी लोग के नाम पर सांप्रदायिकता को उकसाते रहते हैं। कभी ये राजनीति, कभी ये राजनीति पार्टी धर्म के नाम पर लोगों को भिड़ाते रहते हैं और लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करके आपस में कटते मरते रहते हैं। तो मैं सबसे ये आग्रह करूंगी कि आपस में मानवता के धर्म को ऊपर ले जाकर सब साथ रहें, मिलजुल कर रहें। आजादी के पश्चात हम जिस मानसिकता से ग्रस्त रहे हैं उसका वास्तविक व्यंग्य रहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय होकर राष्ट्रीय समस्याओं से विमुख होते गए। राष्ट्रीय चेतना के तत्व धर्म दंश से हम मुक्त नहीं करा सके हैं। भारत को आजाद कराने के लिए जाति, धर्म और क्षेत्र से हटकर अंग्रेजों को भारत से भगाने का संकल्प था, किंतु आज लगता है कि राष्ट्र की समस्याओं के प्रति हमारा कोई संकल्प ही नहीं है। हमने एक संकल्प लिया और हमने वो पूरा भी किया, लेकिन अब हमारा संकल्प कहाँ है? और धर्म, जाति तथा क्षेत्र की संकीर्ण मानसिकता से हमारी व्यवस्था एकदम पूरी तरह से बिखर गई है, जिसे एक नए संदर्भ की तलाश है। सांस्कृतिक चेतना राष्ट्रीय ना होकर क्षेत्रीय रूप में विकसित हो रही है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के संबंध में एक विचारणीय तत्व है भाषा। भावात्मक एकता हो या राष्ट्रीय एकता, उसका माध्यम भाषा ही होगी। भाषा का सीधा संबंध संप्रेषण इतिहास से है, कम्युनिकेशन से है। भारत एक बहुभाषी राज्य है। आजादी के बाद भाषा की समस्या उभर कर सामने आई। भाषाई सामंजस्य स्थापित करने के लिए हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। अंग्रेजी को संपर्क भाषा का दर्जा दिया गया है, किंतु पूरे देश में अंग्रेजी के जानने वाले कितने हैं? लगभग 3%। हिंदी के जानने वालों की संख्या सर्वाधिक अर्थात 42% से भी अधिक है। अतः आवश्यकता है सर्वज्ञ भाषा की जो पूरे राष्ट्र की अभिव्यक्ति को अपने गर्भ में रख सके। भारत की सामूहिक चेतना ही राष्ट्रीय एकता की आधार भूमि है। हम सबको मिलकर एक विचार से सीखना होगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 5 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए या फिर प्रदूषण की समस्या को केंद्र रखते हुए 2 मित्रों के बीच संवाद लिखिए। ठीक है, या तो हमें पत्र लिखना है, औपचारिक पत्र, या हमें संवाद लिखना है। तो हम यहां पर दोनों का अभ्यास करेंगे। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राम मोहन राय सेमिनरी विद्यालय, खंजांची रोड, पटना। विषय 5 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी, सविनय निवेदन है कि हमारा पूरा परिवार 5 दिन के लिए गोवा जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है या निवेदन है कि मुझे 20 जनवरी से 24 जनवरी तक का अवकाश प्रदान करें ताकि मैं गोवा भ्रमण का आनंद उठा सकूं। आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम दीजिए तो दीजिए, नहीं तो काखागा। ठीक है, हो जाएगा। अब हम चलते हैं संवाद की तरफ। संवाद मतलब कॉन्वर्सेशन। दीपक, क्या हुआ अमर, तुम उदास क्यों हो? अमर, दीपक, मेरे पिताजी की हालत ठीक नहीं है। दीपक, क्यों, क्या हुआ उन्हें? अमर, हमारे शहर में इतना प्रदूषण हो गया है जिसकी वजह से पिताजी आज अस्पताल में भर्ती हैं। दीपक, उन्हें तो सांस की बीमारी है ना? हाँ। दीपक, शहर की जहरीली गैस ने पिताजी के शरीर में ऐसा घर कर लिया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दीपक, हम छात्रों को प्रदूषण की समस्या का ठोस निदान निकालने के लिए सड़कों पर उतरना होगा, आंदोलन करना होगा, तभी लगता है सरकार जगेगी और शहर को प्रदूषण से मुक्ति मिल पाएगी। अमर, ठीक कहते हो मित्र। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 20 से 30 शब्दों में दें। 2 अंक का है तो ज्यादा लंबा हमें नहीं लिखना है। खो का किन मामलों में अपवाद था? खो का जीवन के नियम का अपवाद तो था ही, वह घर के नियमों का भी अपवाद था। वह शरारती और लापरवाह था, लाड़ प्यार में पलने वाला शरारती बिगड़ैल बच्चा था और उसके परिवार में क्योंकि बच्चे लड़के की चाहती तो लड़का हुआ लड़कियों के बाद तो उसको बहुत अधिक लाड़ प्यार में बिगड़ गया था। अगला प्रश्न है, देश की आजादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है और क्या निष्कर्ष निकलता है? तो देश की आजादी के लिए लेखक ने 2 शब्दों की अर्थ मीमांसा प्रस्तुत की है, इंडिपेंडेंस और दूसरा स्वाधीनता दिवस। इंडिपेंडेंस का अर्थ है किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो इसे सेल्फ डिफेंस डिपेंडेंस भी कहा जा सकता है।
बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? बहादुर के आ जाने से लेखक के घर में उत्साहपूर्ण वातावरण हो गया। अपने हंसमुख स्वभाव और मेहनत के बल पर उसने सबका दिल जीत लिया। लेकिन धीरे धीरे घर वालों की आदतें बिगड़ती गईं और सारा काम का बोझ बहादुर पर पड़ गया। घर के सभी लोग काहिल होने लगे। बहादुर की उपस्थिति से घर में खुशियों का माहौल छा गया। अगला है, नदी तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव हुआ? लेखक को अनुभव होता है कि नदी के तट पर बैठना एक तरह से नदी के साथ बहने जैसा है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि नदी का जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। दरअसल नदी के पास होना नदी होने जैसा ही है। कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा? राधा कृष्ण को। जिस तरह से कवि ने माली मालिन श्री कृष्ण और राधा को कहा, क्योंकि प्रेम रूपी वाटिका के ये दोनों ही माली और मालिन है। माली वाटिका को सुंदर बनाए रखने के लिए अपने जीवन की अमूल्य निधि को समर्पित कर देता है। तन मन सर्वस्व अर्पण करके वाटिका को ही अमर प्रेमिका मानता है और कृष्ण अपनी वाटिका अर्थात राधा को सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वह कहां मिलेंगे, बताइए? तो कवि की दृष्टि में आज के देवता कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर और किसान हैं। वे पत्थर तोड़ते हुए खेत खलिहानों में काम करते हुए मिलेंगे। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। किसान ही भारत के मेरुदंड है। मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी है जो हमारे शरीर को सीधा रखती है। जेठ की दोपहरी हो या कड़ाके की सर्दी, फिर मूसलाधार वर्षा, सभी में वे बिना थके हुए खेत खलिहानों में काम करते हैं और हम सब के लिए अन्न उपजाते हैं। अगला है, घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीजों को बचाने की बात करता है और क्यों? तो घर, शहर और देश के बाद कवि नदी, हवा आदि को बचाने की बात करता है। बदलते परिवेश में प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। वातावरण के प्रदूषित होने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। नदियों का जल स्तर घट रहा है। हवा में जहरीली गैसें घुल रही हैं। जल कटने से मरुस्थल फैलता जा रहा है। मतलब जंगल कटने से मरुस्थल बढ़ता जा रहा है। जहां पर जंगल नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे, वहां रेगिस्तान जैसा हो जाएगा, मरुस्थल जैसा हो जाएगा। फिर वही सूखे की स्थिति आ जाती है। यस, ठीक है। अगला प्रश्न है, कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है भाई? तो कवि भली भांति जानता है कि भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब भक्त के बिना भगवान का कोई अस्तित्व नहीं और भगवान के बिना भक्त का, तो एक दूसरे के पूरक हैं। वे पृथक नहीं किए जा सकते। पृथक का अर्थ होता है अलग। मदिरा पान करने वाला जलपात्र अपने साथ अवश्य रखता है। जलपत्र के बिना मदिरा पान कैसे किया जा सकता है? ठीक उसी प्रकार भगवान की गुण गाथा भक्त के बिना कैसे गाई जा सकती है? इसी कारण कवि अपने आप को जलपात्र और मदिरा कहता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? स्पष्ट कीजिए। याद है कैसे अस्पताल लेकर जाती है अपनी बेटी को? तो नगर कहानी में नगरीय व्यवस्था का चित्रण किया गया है। एक रोगी जो इलाज के लिए गांव से नगर आता है, किंतु अस्पताल प्रशासन उसका टाल मटोल कर देता है, उससे भर्ती नहीं हो पाती है। नगरीय व्यवस्था से क्षुब्ध या दुखी होकर ही इस कहानी का शीर्षक नगर रखा गया है। आगे चलते हैं, सीता अपने ही घर में घुटन महसूस क्यों कर रही है? तो सीता के पति के मरते ही घर की स्थिति दयनीय हो गई। 3 बेटे थे, बेटों में आपसी भेद उत्पन्न हो गए। वे केवल अपनी पत्नी और संतानों में ही सिमट कर रह गए। बहुओं की कड़वी बातें उसे चुभती रहती हैं। अपनी ही संतान से वह विक्षुब्ध हो गई है। अपने मन की व्यथा किसी से कह भी नहीं सकती। यही कारण है कि वह अपने घर में ही घुटन महसूस करने लगती है। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिख दिए। शब्द सीमा रहेगी 100। ठीक है, 10 अंक की बात है। प्रश्न है, बहादुर कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। लेखक ने इसका शीर्षक ऐसा क्यों रखा? भाई नौकर भी तो रख सकता था, बहादुर क्यों रखा? जहां तक शीर्षक की सार्थकता का प्रश्न है, वह स्वयं में सटीक है, यथार्थ के साथ है। कहानी बहादुर नाम का जो लड़का है उसी के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि कहानी का केंद्र बिंदु ही बहादुर है। बहादुर का जैसा नाम वैसा काम। नेपाल का वासी है। नेपाल लोगों का नस्लीय संस्कार है कि वे कभी झूठ नहीं बोलते, ना चोरी करते। बहादुर नेपाल की संस्कृति को अपने आप में समेटे हुए है। इस प्रकार कहानी का शीर्षक बहादुर ही सबसे उचित है। इस कहानी में बहादुर के चरित्र का चित्रण हुआ है और उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं साफ साफ दृष्टिगत होती हैं। दूसरी तरफ इस कहानी का शीर्षक लेखक ने नौकर इसलिए नहीं रखा क्योंकि नौकर से यथार्थता का बोध पूर्ण रूपेण नहीं होता। नौकर नाम से वह स्निग्धता
और यथार्थता नहीं झलकती जो बहादुर नाम से चरितार्थ होती है। नौकर शब्द में विराटता और उदात्तता के दर्शन नहीं होते। बहादुर एक खास कौम का द्योतक है। भारतीय इतिहास ही नहीं, नेपाली और विश्व के इतिहास में गोरखा बहादुरों की वीरता, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का काफी जिक्र हुआ है। इस प्रकार नौकर नाम से इस कहानी की सार्थकता सिद्ध नहीं होती, बहादुर नाम से चरितार्थ होती है। अतः बहादुर शीर्षक स्वयं में सार्थक है और यथार्थ परक है। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों का अर्थ लिखिए। सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सदियों से भारत पराधीनता की बेड़ियों में आबद्ध था, बंधा हुआ था। आज हम स्वाधीनता की लड़ाई में विजय हुए, एक नए लोकतंत्र का जन्म हो रहा है। हमारी चेतना जो युगों युगों से पराधीनता के कारण सो गई थी, लेकिन उसकी चिंगारी राख की बुझी ढेरी में तप्त थी, उसने आज अपने विकराल रूप को धारण कर लिया है। सुषुप्त चेतना के जागृत रूप की चर्चा कवि ने अपनी कविता में की है। उसी कविता द्वारा इसकी महत्ता का गुणगान हो रहा है। हम जग गए हैं, लोकतंत्र का अभ्युदय हुआ है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करती हूं आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को सुना, समझा और अपने मस्तिष्क में बसाकर रखेंगे। परीक्षा हेतु आप पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर चुके होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बने रहना हमारे साथ। सभी विषय के वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं 100% फ्री। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। बाय, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।